हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय बिश्नोई है। वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। एक नए सेशन के साथ मैं आपके लिए आया हूं और टॉपिक आपको मुझे लगता है दिख ही गया होगा। बेसिक्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है नॉन फाइनाइट के बारे में, या कई बार ऐसा होता है कि अ, बहुत बेसिक से थोड़ा हटके चीज़ होती है कि भाई इन्फिनेटिव समझने में हमें दिक्कत है, जीरेंड समझने में हमें दिक्कत है, या पार्टिसिपल्स किसको कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस किस रूप में काम कर सकती है। ये क्वेश्चंस हमें अमूमन जो है परेशान करते हैं। और खास करके ये वाली चीज़ जो है टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म को उठा के दे देगा कि बताओ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है जीरन बनती है, मतलब नाउन बनती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन सकती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब भी बन सकती है, मेन वर्ब के रूप में काम आ सकती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेसिकली 3 काम कर सकती है। अब तुम्हें समझना है कि वो किस रूप में आई है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां हम अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेके कि जो है कौन सा शब्द किस तरीके से काम कर रहा है। हमें पहचानने में अमूमन दिक्कत होती है। बहुत सारा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें और बहुत डेप्थ में है ये चैप्टर। इसमें हम मतलब हम जितना कुरेदना इस चैप्टर को चाहें उतना कुरेद सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत छोटा सा जो है, बहुत छोटा सा जो है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए समराइज करके लाया हूँ। बहुत बड़ी जो है पीडीएफ पीपीटी नहीं है, 15 पेजेस मात्र है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी सी ही बात होगी। और मेरा उद्देश्य यहां से बहुत सारा आपको कुछ देने का नहीं है नॉन फाइनाइट से, लेकिन इतना समझाने का जरूर है कि आप किसी शब्द को देख के उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। वो एडजेक्टिव बना है, वो जो है जीरेंड बना है, वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये थोड़ी समझ आपके जो है अंदर आ पाए, और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नॉन फाइनाइट के क्वेश्चन आपके हो जाए, और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं आ रहा है तो आपकी समझ डेवलप हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आइडेंटिफिकेशन ही जरूरी है, जरूरी ये भी है कि कहीं पेपर में कोई शब्द लिखा है तो आपको समझ में, अगर आप उसकी प्रोफाइल पहचान जाएंगे तो आपका गेम आधा तो खुद ही सॉल्व हो गया। आप उसको जो है प्रोफाइल पहचानने के बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप किसी शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल ही नहीं जान पा रहे, मतलब समस्या है। तो यही चीज है, इसी को लेकर मैं आपके लिए जो है एक टॉपिक लेके आया हूं, बेसिक्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बात करूं तो वर्ब के जो है हमारे दो जो है बेसिकली प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। बोले सर आपने तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ाया था। बिल्कुल सही है। कहने को तो ऐसे 8-10 प्रकार की वर्ब आपको मिल जाएंगी कि सर साहब लिंकिंग होती है, कॉजेटिव होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मॉडल्स होते हैं, मार्जिनल्स होते हैं, और उसके अलावा फाइनाइट होती हैं, नॉन फाइनाइट होती हैं। वर्ब के अलग अलग प्रकार हैं। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए किस बात को किस तरीके से कहा जाएगा। जैसे जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ में पढ़ा, क्योंकि उसी तरीके से उसको डिस्कस करा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। मैं अब आपसे कहूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आपने मॉडल्स और मार्जिनल्स हमने साथ में पढ़ा, क्योंकि वहां उसकी जरूरत पड़ती है। मॉडल्स और मार्जिनल्स दोनों लगभग एक जैसे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमने साथ में पढ़ लिया। यहां हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ लेते हैं साहब। अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ब को हमें डिवाइड करना है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे। पहला पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। बोले सर फाइनाइट किसको कह रहे हैं और नॉन फाइनाइट किसको कह रहे हैं? पहली बात तो है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं। देखो ये जो वर्ब है ये फाइनाइट है, और ये जो है वो नॉन फाइनाइट है। बोले सर ये क्या बात हुई कि भाई एक को आपने फाइनाइट कह दिया, एक को नॉन फाइनाइट कह दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डेफिनेशन बताता हूं। जब आपकी वर्ब पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का फर्क पड़े तो वो वर्ब आपकी कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। आपकी जो वर्ब है उस पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ऐसा मान के चलो, जैसे मैं कहता हूं दे वॉन्ट टू गो होम, वो घर जाना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू गो होम और ही वॉन्टेड टू गो होम। आपने ध्यान से देखा होगा कि दे के हिसाब से यहाँ पे वॉन्ट आया, ही के हिसाब से क्या आया? वॉन्ट्स आया। ठीक है, और बात जैसी प्रेजेंट से पास्ट में हुई, आपने टेंस भी देखा, आपने देखा दोनों में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के हिसाब से वॉन्ट आया, प्रेजेंट के हिसाब से वॉन्ट्स आया। जैसे आपने देखा ही आया और बात पास्ट की हुई तो पास्ट के लिए वॉन्ट्स बदल के क्या हो गया? बोले सर वॉन्टेड हो गया। तो अगर आपकी वर्ब पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का, सेंटेंस के टाइम के चेंज होने का, प्रेजेंट पास्ट का फर्क पड़ता है, तो समझ लीजिएगा आपकी जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। ये वांट है, वांट्स है, वांटेड है, हैव वांटेड है, या इज एम आर वॉज वर के साथ कोई आईएनजी फॉर्म आ रही है। ये जो वर्ब्स होती हैं ये बेसिकली कैसी वर्ब्स होती हैं? ये हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। कैसी वर्ब्स होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती है। इज एम आर वॉज वर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्या है? फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट कौन सा होता है? नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब्स होती हैं जिन पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल जो है
और सेंटेंस के प्रेजेंट पास्ट होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे बात प्रेजेंट की थी तो भी टू गो आया, बात पास्ट की थी तो भी टू गो आया, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल था तो भी टू गो आया, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो भी क्या ही आया, टू गो ही आया। तो ऐसी वर्ब जिन पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का, है ना, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल, वर्ब के सिंगुलर प्लूरल होने का, टाइम के प्रेजेंट पास्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि टाइम वाली बात को फिर भी थोड़ा सा इसको रख सकते हैं नीचे, क्योंकि टाइम की सिचुएशन थोड़ी बहुत 19-20 बन जाती है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं कि ऐसी वर्ब्स जिन पर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। और जिन पर फर्क पड़ता है वो कैसी वर्ब्स कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। अब इस डेफिनेशन को जैसे तुम्हें चाहना है वैसे लिख लो। बाकी मैं आपसे कहूं कि आप, मैंने क्या लिख रखा है तुम्हारे लिए, मेरे पास एक पॉइंट है, व्हेन वी चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जब हम सेंटेंस का नंबर चेंज करते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। नंबर मतलब जो है सब्जेक्ट जो होता है, नाउन जो होता है, उसके दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, प्लूरल नंबर प्रोनाउन। तो प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब है सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होना, सिंगुलर है प्लूरल है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आप, और द टेंस, या फिर हम क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट है। या फिर हम टेंस चेंज करते हैं, या तो आप नंबर की बात करें कि नंबर चेंज आपने करा, या फिर आपने क्या चेंज किया, टेंस चेंज किया। तो इस सिचुएशन में जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इन वर्ब्स को क्या माना, ये वर्ब्स जो होती हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डो नॉट इफेक्ट, ये जो है बदलती नहीं है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं बदलती हैं जब सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो या फिर सेंटेंस का टेंस चेंज हो। वही बात मैंने आपको समझाई। कुल मिला के फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लियर हो गया। अब मैं इसी बात को ऐसे समझाता कि वर्ब के एक टाइप होता है फाइनाइट, एक टाइप होता है नॉन फाइनाइट। तीन एग्जांपल्स देख लो, एक ही बात थी। मुझे लगता है इतनी बात से आपको क्लियर हो गया होगा क्या फाइनाइट वर्ब होती है, क्या नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अगर बात क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं साहब, बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाओ भाई। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, मैंने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इनको सेमी वर्ब्स भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्या भी कहा जा सकता है, सेमी वर्ब्स भी कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। अब मैं पूछूं क्या रीजन है सेमी वर्ब्स कहने का, भी ऐसी क्या आफत आ गई कि इनको सेमी वर्ब्स कहा गया। देखो, सेमी वर्ब्स कहने का रीजन है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, ये सब्जेक्ट का भी काम कर लेती हैं, कई बार ऑब्जेक्ट का का भी काम कर लेती हैं। और आपने सुना होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना। ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी अपना ऑब्जेक्ट वगैरह रख सकते हैं, इनके पास भी अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखने की क्षमता होती है। बोले सर ये क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया। अभी समझाता हूँ, 2 मिनट को। जैसे मैं आपसे कहता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में एक बात इन्होंने लिखी है, सैमी वर्ब्स के बारे में एक बात लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सैमी वर्ब्स के बारे में साहब, सैमी वर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है कि दे कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेमी वर्ब्स क्या भी हो सकती हैं, सेमी वर्ब्स सब्जेक्ट भी बन सकती हैं और क्या भी बन सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं। कहने का मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, उनमें से कुछ जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या भी बन सकती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। बोले सर कैसे, अभी अगली स्लाइड पे पता चल जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो जरा। ये जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं, एंड दे कैन ऑल्सो हैव देयर ऑन एडवर्ब, दे कैन ऑल्सो हैव देयर ऑन एडवर्ब। इनका अपना क्या भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। बोले सर ये क्या बात कोई, आपने अभी कहा कि भाई ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और आप अभी कह रहे हो कि इनका अपना क्या भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं बच्चे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो नाउन या प्रोनाउन बन रहे हैं, आपने इनको नाउन या प्रोनाउन बनाया, लेकिन इनका अपना एडवर्ब भी हो सकता है। इनका अपना एडवर्ब क्यों हो सकता है। अब एक बात सोचो, जो सेमी वर्ब्स हैं उन्होंने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो बने, लेकिन हैं क्या वो, बाय बर्थ क्या है वो, बाय बर्थ सेमी वर्ब्स हैं। बाय बर्थ किससे बने हैं, वर्ब से बने हैं। और कोई चीज अगर वर्ब से बनी है तो वो अपना क्या भी ले सकती है, एडवर्ब ले सकती है। कहने का मतलब वर्ब की क्वालिटी किससे बताओगे, बोले सर वर्ब की क्वालिटी किससे बताएंगे, एडवर्ब से। तो सिचुएशन आने पे जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या भी ले सकता है, अपना खुद का एडवर्ब भी ले सकता है। क्यों ले सकता है साहब, क्योंकि ये किससे बना होता है, वर्ब से ही बना होता है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप सेमी वर्ब्स को बना रहे हो तो सेमी वर्ब्स का मतलब ही क्या है, सेमी वर्ब्स में क्या आया है, वर्ब आया है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बेसिकली वर्ब से बने होते हैं, वो अपना सिचुएशन आने पे क्या भी ले सकते हैं, एडवर्ब भी ले सकते हैं। डिपेंड्स किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, ये अपना खुद का भी क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं साहब। अब बोले सर सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट नहीं, कहने का मतलब है कई बार सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये बोले सर आपने कहा था कि सब्जेक्ट जो आपने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो केवल प्रपोजिशन का होता है, वर्ब का होता है। अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो मैंने आपसे एक बात शुरू में ही डिस्कस करी होगी कि जो वर्ब होती है, जो प्रपोजिशन होती है, या मैं कहूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो केवल किन लोगों का हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है
या फिर ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रपोजिशन का होता है। मैंने आपको ये भी सिखाया होगा कि या तो वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन प्रपोजिशन के पास हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी हमने कुछ बात करी होगी, अगर आप मेरे से पहले पढ़ते आ रहे हैं तो ये बात मैं आपसे वर्ब के चैप्टर में पहली दूसरी क्लास में ही कर चुका हूँ। अच्छा, ये बात तो ठीक होगी सर, बोले हाँ समझ में आ गई बात। अभी आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट केवल वर्ब के पास हो सकता है, केवल प्रपोजिशन के पास हो सकता है, लेकिन सेमी वर्ब्स जो होती हैं ये भी अपना क्या रख सकती हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी रख सकती हैं अपना। क्यों रख सकती हैं साहब, फिर वही बात है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनी वो मतलब नहीं है। आप ये सोच के बताओ ये बनी किससे। अगर मैं किसी चीज को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं या कुछ भी मान रहा हूं, अगर कोई आपने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करी है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का निर्माण हुआ किससे, नॉन फाइनाइट वर्ब जो बनी है वो किससे बनी है। बोले सर नॉन फाइनाइट वर्ब बनी है किससे, वर्ब से। नॉन फाइनाइट किससे बनी है, वर्ब से बनी है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब से बनी है तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि वर्ब से कोई चीज अगर बनी है, इसका मतलब वो अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, वो अपना सब्जेक्ट ले सकती है, क्योंकि वर्ब के पास भी तो अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। इसी हिसाब से नॉन फाइनाइट का भी अपना क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जरा ये बात तुम्हें थोड़ी सी परेशान कर रही होगी, मैं 1 मिनट के लिए इससे आगे चलता हूं, उसके बाद वापस इसी वाली स्लाइड पे आऊंगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ये बात पहले भी अभी भी परेशान कर रही हो, बोले सर पता नहीं क्या बता दिया। पहले ये समझो कि नॉन फाइनाइट होता क्या है। मैं आपसे कहूं कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप क्या है, किस कौन आपने नॉन फाइनाइट वहां पे देख ले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, और क्या क्या ऐसी चीज है जो नॉन फाइनाइट होता है। इन्फिनिटिव के बारे में जानते होंगे, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव के साथ साथ इसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनिटिव जो है आता है। जीरन क्या होता है, बोले सर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होता है। जीरन क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहते हैं एडजेक्टिव को, है ना। मैं आपसे कहूं पार्टिसिपल, अगर हमने आपने किसी शब्द को पार्टिसिपल कहा, मतलब आप उसको एडजेक्टिव कहना चाह रहे हैं। पार्टिसिपल के 3 टाइप होते हैं बेसिकली। पार्टिसिपल के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है साहब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक तो ये याद रखने की बात है। बोले सर अगर आप इनको पार्टिसिपल कह रहे हैं मतलब ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल ये एडजेक्टिव है। अगर आपने किसी चीज को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा मतलब वर्ब की एनजी फॉर्म है, किसी को पास्ट पार्टिसिपल का कहा मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरन मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इन्फिनिटिव के अलावा एक होती है बेयर इन्फिनिटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि बेयर इन्फिनिटिव क्या है, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, अगर आपको पता हो। मैं हाथों हाथ ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है चीज आगे शायद मैं ना ही बताऊंगा। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव होता है डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले जी फर्स्ट फॉर्म, है ना। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को। मतलब इन्फिनिटिव में से अगर हम टू हटा देंगे तो बेयर इन्फिनिटिव बचेगा, बस ये ध्यान रखना। बेयर इन्फिनिटिव होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले जी फर्स्ट फॉर्म। अब ये मेन वर्ब के रूप में मत लेना इसको, नॉन फाइनाइट में बात कर रहा हूं मैं, फाइनाइट वर्ब में बात नहीं कर रहा हूं। तो कुल मिला के इन्फिनिटिव होता है, जीरन होता है, पार्टिसिपल होता है, ये हमारे पास क्या होती है, बोले सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोले सर क्या बन सकता है। मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं पूछूं आपसे क्या क्या बन सकता है, कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इस धरती पर उतरा है तो क्या क्या बनने का काम कर सकता है। साहब सब्जेक्ट बन सकता है, साहब ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अलावा क्या भी बन सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। इन्फिनिटिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब बनने की क्षमता होती है। किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और साथ साथ में कई बार किसका भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, अभी जब एग्जाम्पल्स यूज करूंगा तो तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी बात, टेंशन ना लो। अच्छा, इसके बाद बोले सर जीरन, जीरन छोड़ो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात करता हूं। अगर आपने कहीं वर्ब की कौन सी फॉर्म देखी, आईएनजी फॉर्म देखी, तो मैं आपसे कहूं वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम कर सकती है। मैं आपको समझाता हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 चीजें बन सकती है। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात करूं, एक तो मेन वर्ब के रूप में आएगी ही, है ना। अरे इजमार के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, मेन वर्ब के रूप में आती है ना। लेकिन जब जब इजमार के साथ आ रही है तो वो फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है मेन वर्ब के रूप में आ सकती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरन के रूप में आ सकती है। बोले सर ये जब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरन मानते हैं मतलब आप उसको क्या मान रहे हैं, नाउन मान रहे हैं। अगर आपने किसी चीज को जीरन कहा है मतलब आप उसको नाउन ही मान रहे हैं। जीरन का मतलब ही जनरली किससे निकलता है, नाउन से ही निकलता है, ठीक है। आ जाओ जरा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बन सकती है, बोले सर प्रेजेंट, यार देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकती है।
या फिर क्या बन सकती है, मैं कहूँ सीधी भाषा में एडजेक्टिव बन सकती है। तो अब मैं आपसे पूछूं वर्ब के एनजी फॉर्म के कितने काम हो सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए वर्ब के एनजी फॉर्म 3 काम कर सकती है। या तो मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी, इसे हमारे वाज वर्ब के साथ आ जाए, या किसी और सिचुएशन में आ जाए, कंटिन्यूस टेंस में किसी भी प्रकार के। बाकी जीरन बन सकती है नाउन के रूप में आएगी तो। बाकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकती है जब एडजेक्टिव के रूप में आएगी। ठीक है, एक बात है। बोले सर समझने का क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में? समझने का बच्चे यही है, वो आपसे कई बार ये पूछेगा कि भाई पूछेगा तो क्या, या तो आपसे पहचान पूछेगा, पहचान आपको आनी चाहिए। बाकी आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कहीं इसमें, जैसे मैं आपसे आपसे पूछ ले कि बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ आएगा और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ आएगा, कहाँ वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज करते हैं, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। मेन वर्ब मत समझना, बोले मुझे पता है हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर वाज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म आती है, नहीं, वो मेन वर्ब है। वो कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, वो फाइनाइट वर्ब है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडजेक्टिव के रूप में बात कर रहा हूं कि एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की एनजी फॉर्म भी आती है, एडजेक्टिव के रूप में क्या भी आता है, एडजेक्टिव के रूप में थर्ड फॉर्म भी आता है। तो वो आपसे पूछेगा कब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कब जो है आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है परफेक्ट पार्टिसिपल पूछ ले, लेकिन कम पूछता है। ठीक है, बाकी वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। आपसे पूछ लेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही जीरन बनती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है, तो पहचान के बताओ कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में लिखी है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, जीरन है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ सकता है। आइडेंटिफिकेशन के अलावा बाकी बहुत से सवाल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा उस बारे में। ठीक है, बाकी इन्फिनेटिव से क्या सवाल आ सकता है, बोले सर वो आपसे पूछ सकता है किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आया है तो किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या एडवर्ब के रूप में, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मान लेते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, कहीं भी टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म आया, तो मैंने इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट माना, मैंने इसको क्या भी माना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट माना। तो मैं पिछले स्लाइड पे वापस आता हूं, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो सेमी वर्ब्स होती हैं। अब बताओ सेमी वर्ब्स का मतलब क्या होता है, बोले सर इन्फिनेटिव है ना, जीरन, या फिर पार्टिसिपल, या फिर पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरन या फिर पार्टिसिपल, मतलब नॉन फाइनाइट को ही मैं क्या कह रहा हूं, सेमी वर्ब्स कह रहा हूं। तो ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट्स, ये सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं ऑलमोस्ट सभी, या पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। ये मैं जो भी कह रहा हूं कुछ भी है, इन्फिनेटिव है, जीरन है, पार्टिसिपल है, ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, सेमी वर्ब्स हैं। ये बनी किससे है, बोले सर ये वर्ब से बनी है। किससे बनी है? वर्ब से बनी है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट केवल वर्ब के पास होता है, ऑब्जेक्ट केवल किसके पास होता है, प्रपोजिशन के पास होता है। लेकिन सेमी वर्ब्स जो होती हैं, भले से ये क्या बने, भले से ये सब्जेक्ट बने, या भले से ये क्या बने, ऑब्जेक्ट बने, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के बावजूद भी अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। वर्ब जो सेमी वर्ब्स होती हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उनके पास अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बोले सर लेकिन आपने कहा था ऑब्जेक्ट केवल वर्ब या प्रपोजिशन के पास होता है। बिल्कुल सही बात है, वर्ब या प्रपोजिशन के पास होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। ध्यान रखना, नॉन फाइनाइट वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। बोले सर लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब तो एडवर्ब बन सकती है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपना ऑब्जेक्ट ले नहीं सकता, नहीं ले सकता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो किससे बना हो, वर्ब से बना हो, तो उसके अंदर किसके गुण होते हैं, वर्ब के। और आपको पता है वर्ब अपना क्या ले सकती है, ऑब्जेक्ट ले सकती है। यही कारण है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी अपने सब्जेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये इनके अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बोले सर कैसे, जरा देखो। मैंने कहा दे वांट टू मीट हिम, जरा दो सेंटेंस देखो एक बार। दे वांट टू मीट हिम, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, है ना, वो तुमसे, वो उससे मिलना चाहते हैं। दे वांट टू मीट हिम, तो मैं आपसे कहूं दे वांट टू मीट हिम में दे क्या है, बोले सर सब्जेक्ट है। वांट क्या है, बोले सर मेन वर्ब है। अरे हाँ है ना, वांट क्या है, बोले सर मेन वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं वांट तो मेन वर्ब हो गई, लेकिन ये फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, ध्यान रखना फाइनाइट, क्योंकि दे के हिसाब से वांट आया ना। अभी मैं ही लिख दूं तो ही की जगह, ही के साथ वांट की जगह वांट्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। बोले सर अब आया इन्फिनेटिव, मैंने कहा आया, है ना। पहली बात तो इन्फिनेटिव को देख के एक बात क्लियर है। बोले सर कैसी वर्ब है, मैंने कहा नॉन फाइनाइट है। मैंने कहा क्या है, नॉन फाइनाइट है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा मैं आपसे पूछूं यहां पर टू मीट किसका काम कर रहा है, इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। मैं वांट वर्ब का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। बोले सर कैसे पता चला, मैंने कहा देखो, दे वांट व्हाट, वो क्या चाहते हैं, बोले सर वो मिलना चाहते हैं। दे वांट व्हाट, क्या चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो वांट जो वर्ब है, इसने व्हाट का आंसर दिया। और अगर आप मेरे से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक,
तो मैं आपको ये बात बड़े अच्छे से समझा चुका हूं कि व्हाट का रिप्लाई और whom का रिप्लाई कभी मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करता है और उसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको पता होगी, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। बाकी वांट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे है? बोले सर व्हाट का रिप्लाई कर रही है। दे वांट व्हाट, उनको क्या करना है? बोले सर उनको मिलना है। जब जब व्हाट का रिप्लाई कोई चीज करती है तो वो व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। वांट का सब्जेक्ट क्या है? बोले सर दे है। तो व्हाट का रिप्लाई यहां पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि वर्ब के बाद रखा है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो दे वांट व्हाट, वो क्या चाहते हैं? बोले सर मिलना चाहते हैं। तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट क्यों माना? क्योंकि ये किसका रिप्लाई कर रहा था? व्हाट का रिप्लाई कर रहा था। दे वांट व्हाट? दे वांट टू मीट। मैं पूछूं दे वांट व्हाट? दे वांट टू मीट। तो मैं आपसे पूछूं यहां पर इन्फिनेटिव ने किसका काम किया? यहां पर नॉन फाइनाइट ने किसका काम किया? बोले सर नॉन फाइनाइट ने किसका काम किया? ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल सही पकड़े आप। लेकिन दे वांट टू मीट, मैं पूछूं ये हिम क्या करने आया है? अगर अगर ऑब्जेक्ट जो है टू मीट है तो हिम क्या है? दे वांट हिम या दे वांट टू मीट? दे वांट टू मीट, वो मिलना चाहते हैं। लेकिन बोले किससे मिलना चाहते हैं? दे वांट टू मीट whom, वो किससे मिलना चाहते हैं? दे वांट टू मीट whom, किससे मिलना तो चाहते हैं लेकिन किससे मिलना चाहते हैं? बोले हिम, मतलब उससे मिलना चाहते हैं साहब। तो मैं पूछूं हिम किसका ऑब्जेक्ट है? ध्यान रखना, हिम ने किसका रिप्लाई किया? whom का। और वो चीज जो व्हाट या whom का रिप्लाई करती है ऑब्जेक्ट बनती है। मैं आपको सिखा चुका हूं व्हाट या whom का रिप्लाई क्या होता है? बोले सर ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं पूछूं मीट का रिप्लाई, दे वांट टू मीट, वो किससे मिलना चाहते हैं? बोले सर उससे मिलना चाहते हैं। तो ये जो मीट है इसने भी इस वर्ब से जब मैंने पूछा तो इसने किसका रिप्लाई किया? whom का। और अगर मीट से पूछने के बाद हिम ने रिप्लाई किया whom का, इसका मतलब जो हिम है, मैं आपसे पूछूं ये जो हिम है यहाँ पे, ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है। हिम है ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूं किसका ऑब्जेक्ट है? टू मीट का। किसका ऑब्जेक्ट है ये? टू मीट का। ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। बोले सर किसका ऑब्जेक्ट है? दे वांट टू मीट whom, किससे? बोले सर उससे मिलना चाहते हैं। तो यहां पर ये जो इन्फिनेटिव था, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब थी, ये जो सेमी वर्ब थी, इसने अपना क्या ले लिया? इसने अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। इसने अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। कैसे ले लिया ऑब्जेक्ट? बोले सर ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। बिल्कुल ले लिया। ऑब्जेक्ट ने भी अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन ऑब्जेक्ट ने अपना ऑब्जेक्ट क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किससे मिलकर बना था? वर्ब से मिलकर बना था। और जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ब से मिलकर बना होता है तो उसके पास अपना अधिकार होता है कि वो अपना ऑब्जेक्ट ले, अपना कॉम्प्लीमेंट ले। कोई समस्या की बात नहीं है। तो ध्यान रखना, टू मीट किसका ऑब्जेक्ट है? वांट का। हिम किसका ऑब्जेक्ट है? टू मीट का। ये बात ध्यान रखनी। दे वांट टू मीट हिम। आ जाओ जरा। दे वांट यू टू मीट हिम। दे वांट यू टू मीट हिम, वो चाहते हैं कि तुम उससे मिलो। दे वांट यू, वो तुम्हें चाहते हैं टू मीट हिम, कि तुम उससे मिलो। सही बात है। सेंटेंस तो बहुत ज्यादा सही है। मतलब केवल एक शब्द ऐड करा यहाँ पे यू। बाकी सेंटेंस देखना ठीक है ना? सेम ही ठीक, मतलब सेम है ना? सेम है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बार फिर से समझ में आएगा कि दे सब्जेक्ट है, मीट जो है वो एफ एन लिख देता हूं। एफ एन मतलब फाइनाइट वर्ब, सॉरी एफ वी। ठीक है। वांट क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और दे वांट व्हाट, वो क्या चाहते हैं? बोले सर मिलना चाहते हैं। दे वांट whom, तुम्हें। किसे चाहते हैं? तुम्हें चाहते हैं। आ जाओ जरा। मैं आपसे पूछूं वांट का ऑब्जेक्ट क्या है? वांट का ऑब्जेक्ट अब की बार कौन है? बोले सर यू है। दे वांट whom, वो किसको चाहते हैं? तुम्हें चाहते हैं। दे वांट whom, किसको चाहते हैं? तुम्हें। क्या चाहते हैं वो? टू मीट, मिलना। वो चाहते हैं कि तुम मिलो। वो चाहते हैं क्या? कौन मिले? वो चाहते हैं कि तुम मिलो। तो यहां पर टू whom आया, टू मीट आया। और किससे मिलना? बोले सर हिम से मिलना। तो हिम क्या हो गया? बोले सर ऑब्जेक्ट हो गया। हिम क्या हो गया? बोले सर ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से एक बात और समझने की है। यहां से एक बात और समझने की है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो क्लियर हो गया। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है साहब, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। बाकी यहां यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि दो सेंटेंस है जो पिछले लिखे थे मैंने। दे वॉन्ट टू मीट यू, और मैं एक कह रहा था दे वॉन्ट यू टू मीट हिम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 1 मिनट का टाइम लेके मुझे बता दो। पहले तुम ही दिमाग लगाओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। यहां पर टू मीट जो है वो क्या है? बोले सर नॉन फाइनाइट वर्ब है ना? NFV, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई डूअर होता होगा? अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बात अलग है। यहां मैं आपसे कहूं जैसे टू मीट, यहां पे ऑब्जेक्ट बना है।
वो बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट बना किससे है? वर्ब से ही बना है ना। और अगर कहीं वर्ब आई है तो वर्ब का अपना डूअर होगा। वर्ब मतलब कोई ना कोई एक्शन हुआ। मिलने का क्या है? एक्शन है। लेकिन मिलना एक्शन अगर है तो वर्ब मीट का कोई ना कोई डूअर होना चाहिए ना, कि वो एक्शन किया किसने। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, 1 मिनट सोचने का दे रहा हूं। मैं आपसे पूछूं टू मीट का डूअर कौन है? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि टू मीट का डूअर कौन है, या इस वाले टू मीट का डूअर कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डूअर कौन है, किसने ये मिलने का काम किया, आप मुझे ये समझाएं। ठीक है, किसने ये काम किया मिलने का, आप मुझे ये समझाएं, आपको अगर समझ में बात आती है तो। सवाल ये है कि टू मीट का ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, टू मीट का डूअर जो है वो कौन होगा। देखो पता होता क्या है, जो इन्फिनेटिव होता है वो कुल मिला के सब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट बना है, एडवर्ब बना, इस बात से मतलब नहीं है। इन्फिनेटिव जो है वो बना है किससे? मैं आपसे कहूं इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर जो है वर्ब से बनी है। और वर्ब को करने वाला, वर्ब में जो एक्शन हुआ तो उसको करने वाला कोई ना कोई होता है। ऐसे ही इन्फिनेटिव को करने वाला हमेशा कोई ना कोई होता है, याद रखना। इन्फिनेटिव का हमेशा कोई ना कोई डूअर जरूर होगा जो काम करने वाला होगा। अब मैं आपसे पूछूं इन्फिनेटिव अपना डूअर किसको बनाता है, या मैं कहूं टू मीट, मिलने का काम कौन करेगा? कोई पर्सन ही करेगा। तो इन्फिनेटिव क्या करता है? अपने से पहले किसी व्यक्ति को ढूंढता है। इन्फिनेटिव जो है, जो यहाँ पे रखा है, ये इन्फिनेटिव आगे जाएगा और सर्च करेगा कौन पर्सन बैठा है। इन्फिनेटिव जाएगा वांट के पास, बोले यार तू तो मिलने का काम कर नहीं सकता। इन्फिनेटिव जाएगा दे के पास, बोले मिलने का काम दे कर सकता है, बोले सर कर सकता है। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं टू मीट का डूअर कौन है? दे। मैं आपसे पूछूं टू मीट का डूअर कौन है? मिलने का काम कौन करेगा? बोले सर दे करेगा। बोले सर ये बात बताने का मकसद क्या है? ये बात बताने का मकसद ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। जैसे मैं कहता हूं दे वांट टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मिलना, टू मीट, मिलने का एक्शन कौन करेगा? बोल किससे मिलना, कौन मिलना चाहता है? दे। कौन मिलना चाहता है? दे। किससे मिलना चाहते हैं? हिम से। कहानी ये है। बोले सर अगला सेंटेंस देखना जरा। मैंने कहा देखो, दे वॉन्ट यू टू मीट हिम, वो चाहते हैं कि तुम उससे मिलो। मैंने कहा इन्फिनेटिव क्या कहता है? इन्फिनेटिव अपने से पहले डूअर ढूंढता है कि मेरा मिलने वाला जो एक्शन है, यहाँ पर टू मीट, मिलने का एक्शन हुआ, ये एक्शन करेगा कौन? इन्फिनेटिव का कोई ना कोई डूअर होगा ना, कोई काम करने वाला होगा, वर्ब का कोई काम करने वाला होगा। तो टू मीट चला सर्च करने, टू मीट ने देखा यार एक आदमी कौन है, यू है, जो काम कर सकता है, वो आगे चला। बोले सर वांट तो काम नहीं कर सकता। बोले एक आदमी कौन है? दे है, काम कर सकता है। अब की बार टू मीट को दो आदमी मिलकर काम करने वाले, कि मिलने का काम कौन कर सकता है? या तो यू करेगा, या कौन करेगा? दे करेगा। अब यहां से क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? अगर मीट से पहले केवल एक ही नाउन या प्रोनाउन रखा है जो वो काम कर सकता है, तो वो उसको ही क्या मान लेगा? डूअर मान लेगा। लेकिन अगर इन्फिनेटिव से पहले कोई दो व्यक्ति रखे हैं जो वो काम कर सकते हैं, तो इन्फिनेटिव हमेशा अपने पास वाले को क्या बनाता है? डूअर बनाता है। ध्यान रखना, हमेशा अपने पास वाले को इन्फिनेटिव अपना डूअर बनाता है। कहने का मतलब मिलने का काम कौन करेगा? यू करेगा, ना कि दे। यहां पर टू मीट का डूअर कौन है? यू है। मीनिंग देख लो, दे वांट यू टू मीट हिम, वो चाहते हैं कि तुम उससे मिलो, वो चाहते हैं कि तुम उससे मिलो। तो यहां से एक चीज सीखने की और है कि इन्फिनेटिव का हमेशा क्या होता है? डूअर होता है, कोई ना कोई काम करने वाला होता है। कि इन्फिनेटिव का एक्शन अगर कहीं ना कहीं आपने इन्फिनेटिव लगाया है तो वो किसके लिए आया? टू मीट का डूअर कौन है? बोले सर टू मीट का डूअर दे है या यू है? बोले सर यू है। यहां कौन है? यहां दे है। कैसे चूज करते हैं? अगर एक ही व्यक्ति है तो वही डूअर होगा जो कर सकता है उस एक्शन को। दो है तो पास वाले को इन्फिनेटिव अपना क्या बनाता है? डूअर बनाता है। एक बात। बाकी मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में समझाया ही था। मैं आपसे कहूं कि भाई साहब वांट का ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें वांट का ऑब्जेक्ट है टू मीट। दे वांट टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो टू मीट यहां पर ऑब्जेक्ट है वांट का। लेकिन यहां पर वांट के बाद यू रख दिया, तो दे वांट यू, मतलब मैं आपसे कहूं यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोले सर अगर यू ऑब्जेक्ट है तो ये दुनियादारी क्या है? ये इस यू के बारे में जानकारी है। दे वांट यू, वो चाहते हैं तुम क्या करो? तुम उनसे मिलो। तो यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर यू के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं आपसे पूछूं टू मीट किसका काम कर रहा है, तो आप कहेंगे बोले सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। टू मीट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन मैं आपसे कहूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या एडवर्ब है? दे वॉन्ट यू, वाई दे वॉन्ट यू, तुम उन्हें क्यों चाहिए? बोले सर मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? हिम से। तो यहां पर मैं पूछूं टू मीट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो है। लैंग्वेज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मैं कहूं ग्रामेटिकल प्रोफाइल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से किसको चुनोगे? एडवर्ब है। किसका रिप्लाई कर रहा है? वाई का। दे वांट यू, वाई, वो तुम्हें क्यों चाहिए? बोले सर टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए चाहिए। वो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम उससे मिलो। तो टू मीट वाई का रिप्लाई कर रहा है। तो यहां पर टू मीट एडवर्ब है, यहां पर टू मीट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पर टू मीट जो है ऑब्जेक्ट है, यहां पर टू मीट जो है एडवर्ब है। इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्ब का काम करता है। जैसे मैं कहता हूं शी रैन टू कैच द बस।
तो शी सब्जेक्ट हो गया, रैन हमारी मेन वर्ब हो गई, या मैं कह सकता हूं फाइनाइट वर्ब हो गई साहब, ठीक है। शी रैन वाई, वो क्यों भागी, टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। तो शी रैन वाई, वाई का रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां पर इन्फिनेटिव जो है वो क्या है, एडवर्ब है। यहां पर इन्फिनेटिव क्या है, एडवर्ब है। बोले सर एडवर्ब है तो किसकी विशेषता बता रहा है इस मेन वर्ब की। किसकी विशेषता बता रहा है, इस मेन वर्ब की, शी रैन वाई। और मैं पूछूं कौन सा एडवर्ब है यहां पर, कैच, टू कैच, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, शी रैन वाई टू कैच। बोले सर दाबस क्या है, दाबस ऑब्जेक्ट है, दाबस ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस कैच का। इस कैच का ऑब्जेक्ट क्या है, दबस है। मैं आपसे पूछूं यहां पर इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया, बिल्कुल लिया। इस इन्फिनेटिव ने, इस एडवर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया। बोले सर अभी तक तुम कहते आए हो कि ऑब्जेक्ट किसका होगा, या तो प्रपोजिशन का या वर्ब का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस टू कैच को एडवर्ब की नजर से मत देखो, इस टू कैच को कैच देखो वर्ब। यहां पर ऑब्जेक्ट किसने लिया, वर्ब ने, समझे। एडवर्ब मत समझो उसको, एडवर्ब किसके रूप में आई है, वर्ब के रूप में आई है। तो वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया बस। टू कैच व्हाट, क्या पकड़ना, बोले सर बस पकड़नी। मैं पूछूं यहां पर हिम क्या है हिम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोले सर किसका ऑब्जेक्ट है, मीट का। टू मीट हुम, किससे मिलना है, बोले सर हिम से मिलना है। तो मीट का ऑब्जेक्ट कौन है, बोले सर हिम है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है बात समझ में आई होगी पिछली वाली स्लाइड की। ये वाली जो पूरी चीज है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना, मैंने अगली स्लाइड में लिख दिया है, यहां लिख देता हूं ओसी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्फिनेटिव जो है थोड़ा सा चलता है, इस तरीके से जो है आपको जो है चीजें जज करनी होती हैं। मुझे लगता है आपको काफी नई चीजें जो है मिल पाई होंगी मेरे हिसाब से। एक सेकेंड रुकना, ये कैसे आ गया एक्स्ट्रा पेज, इसकी तो आवश्यकता थी ही नहीं अच्छा हमने ऐसे ही जोड़ दिया था मैंने पढ़ाने के लिए। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स तुम्हें दिए हैं कि भाई तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो बने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं नंबर डाल देता हूँ, आप जरा पहचानने की कोशिश करो कौन चीज़ क्या है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ टू हेल्प गिव्स हैप्पीनेस, मदद करने से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यहाँ पर गिव्स क्या है, बोले सर वर्ब है। गिव्स क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले टू हेल्प आया तो सब्जेक्ट है। हैप्पीनेस, जिस शब्द के लास्ट में एनईएस डबल एस नेस लगा होता है, नाउन होता है। और नाउन क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सीखने की जानकारी ये है कि टू हेल्प ने किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया। और मैं समझा के आया हूँ इन्फिनेटिव्स जो हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टू हेल्प अदर्स गिव्स हैप्पीनेस। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं आपसे पूछूं किस चीज का फर्क है, अदर्स का फर्क है केवल, ठीक है। गिव्स हैप्पीनेस, वर्ब गिव्स व्हाट, हैप्पीनेस। बोले सर वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात है कि सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा टू हेल्प। वैसे तो पूरा ही सब्जेक्ट है टू हेल्प अदर्स, लेकिन मैं आपसे कहूं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट कौन है, बोले सर टू हेल्प है, टू हेल्प। बाकी मैं आपसे कहूं ये सब्जेक्ट टू हेल्प हुम, किसकी मदद करना, बोले सर अदर्स की। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, टू हेल्प अदर्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एस सी मैंने लिख दिया, ऐसे सब्जेक्ट सी से कॉम्प्लीमेंट। बोले सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, इन्फिनेटिव बना सब्जेक्ट टू हेल्प। बाकी अगर तुम्हें डाउट भी है, बोले सर अदर्स भी तो सब्जेक्ट बन सकता है टू हेल्प ना बन के। मैं आपसे पूछूं गिव्स हैप्पीनेस, खुशी देता है, अदर्स खुशी देते हैं या मदद करना खुशी देता है, बोले सर मदद करना खुशी देता है। तो गिव्स का जो बनेगा, गिव्स का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, टू हेल्प बनेगा। ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा टू हेल्प हुम, किसकी मदद करना, अदर्स, औरों की मदद करना। बाकी दोनों सेंटेंस जो है वो सेम ही है। यहां बस मैं ये सिखाना चाह रहा था कि सब्जेक्ट ने अपना क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम इज डिफिकल्ट, टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम इज डिफिकल्ट। अब देखो ये जो है थोड़ा सेंटेंस मुश्किल हो गया। छठा नंबर देखो, बाकी वैसे तो ऐसे तो मुश्किल नहीं है, खैर तुम्हें थोड़ा सा ऑन टाइम में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओ। हालांकि लास्ट वाला सेंटेंस आसान है, टू लव इज माई पैशन, ये सब्जेक्ट बना, ये आपकी वर्ब बन गई, वो भी कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। टू लव इज माई पैशन क्या बन गया, बोले सर कॉम्प्लीमेंट बन गया, है ना, क्या बन गया, ये सब्जेक्ट के बारे में आया ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बोले सर मुझे तो नहीं पता चला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया। लिंकिंग वर्ब पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ाई है कुछ दिनों पहले साहब लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ी है तो ये बात नहीं समझ पाओगे कि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा। ये सब्जेक्ट जब जब इजमार वाजवर अकेला आता है तो उसके बाद में रखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे हुआ है जानने के लिए देखिएगा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो टू लव इज माई पैशन मैंने कह दिया। बाकी ये तीन सेंटेंस है, थोड़े से मुश्किल है। एक बार मैं चाहता हूं कि तुम जो है थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करो, तुम्हारी जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थोड़ी सी ज्यादा है इन सेंटेंसेस में।
चलिए भाई करें स्टार्ट। पहला सेंटेंस देखो, पहला मतलब तीसरा देखो, जो हम तीनों में दिया, तीनों में से पहला। टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम इज डिफिकल्ट, कि काम को समय पर खत्म करना जो है बड़ा मुश्किल काम है, आप ये कह रहे हो। चलो सब मान लेते हैं। टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम इज डिफिकल्ट, ये इज आपकी वर्ब है। डिफिकल्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और जो है सब्जेक्ट के लिए आया है, और सब्जेक्ट के लिए आया है तो एडजेक्टिव है। बाकी इज एम आर वाज वर के बाद जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाती है, ये भी ध्यान रखना। क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बाकी है एडजेक्टिव ही। इजम आर वाजवर के बाद जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, ये बात मैं आपको लिंकिंग वर्ब में सिखा सका हूँ। नहीं पता है तो साहब वहां जाके देख लीजिएगा, एक बार जरूरी है। बाकी मैं कहूँ डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है? ऑन टाइम, समय पर डिफिकल्ट है, काम डिफिकल्ट है, या फिनिश करना डिफिकल्ट है? बोले सर फिनिश करना भारी क्या है? काम भारी है, समय पर भारी है, समय पर फिनिश करना। बोले सर फिनिश करना। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो वर्ब जो है इज डिफिकल्ट जो है वो किसके लिए है? मुश्किल है। ऑन टाइम वर्क क्या? टू फिनिश। बोले सर टू फिनिश, तो जो इज डिफिकल्ट मुश्किल है, क्या मुश्किल है? टू फिनिश। तो टू फिनिश क्या बन गया? इन्फिनेटिव क्या बना? सब्जेक्ट बना साहब। इन्फिनेटिव क्या बना? सब्जेक्ट बना। टू फिनिश। बहुत बढ़िया, मैंने आपसे कहा ही था कि इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट बन सकता है, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। बाकी टू फिनिश वॉट, क्या फिनिश करना? बोले सर काम। तो टू फिनिश जो है इस वॉट की तरफ जब देखेगा, टू फिनिश वॉट, बोले सर द वर्क, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया? बताओ जरा, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू फिनिश वॉट, या फिर मैं कहूं ऑब्जेक्ट बन गया। टू फिनिश वॉट? बोले सर द वर्क, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। टू फिनिश द वर्क, फिनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन गया? द वर्क बन गया। कायदे से इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, या टू फिनिश का ऑब्जेक्ट कौन है? बोले सर द वर्क। बाकी टू फिनिश के बारे में जानकारी दे रहा है तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, और सब जो चीज जानकारी देती है वो कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट की जानकारी है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जानकारी है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी कहानी है। तो टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, टू फिनिश मतलब खत्म करना। क्या खत्म करना? बोले जी द वर्क, काम खत्म करना। काम कब खत्म करना है? ऑन टाइम, समय से। तो व्हेन किसका रिप्लाई है? व्हेन का। टू फिनिश द वर्क व्हेन, कब 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 खत्म करना है? व्हेन टू फिनिश, कब खत्म करना है? बोले सर टाइम से खत्म करना है। अगर व्हेन का रिप्लाई है तो क्या हो गया? एडवर्ब। बाकी दो शब्दों से मिलकर बना है, अकेला शब्द है तो एडवर्ब है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तो फ्रेज है। तो मैं इसको एडवर्ब के बाद पी लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया? ऑन टाइम क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। ऑन ऑन टाइम क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। सवाल यह है कि ऑन टाइम आया किसके लिए? सवाल यह है, मैं पूछूं ऑन टाइम किसके लिए आया? एडवर्बियल फ्रेज किसके लिए प्रयोग हुआ? सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए प्रयोग हुआ? सब्जेक्ट के लिए। टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ये जो सब्जेक्ट है टू फिनिश है, इस टू फिनिश के लिए ऑन टाइम आया। अब सोचो कितना, मतलब कितना जो है खूबसूरत लैंग्वेज है ग्रामर। अब तुम देखो कि इंग्लिश ग्रामर कितनी खूबसूरत है कि टू फिनिश सब्जेक्ट होने के बावजूद, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, आपने पढ़ा होगा, और सब्जेक्ट की जानकारी कौन देता है? नाउन प्रोनाउन की। बोले सर एडजेक्टिव देता है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। लेकिन यहां सब्जेक्ट की जानकारी के लिए क्या आ गया? ऑन टाइम आ गया। सोच के देखो, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए क्या आ गया? ऑन टाइम, मतलब एडवर्ब आ गया। सब्जेक्ट की विशेषता एडवर्ब ने बता दी। क्यों बता दी? क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर क्या आई है? वर्ब आई है। वो भले सी सब्जेक्ट है, भले सी वो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन नाउन बना किससे है? वर्ब से बना है। अगर नाउन वर्ब से बना है तो ये नाउन भी अपने लिए क्या ले सकता है? एडवर्ब ले सकता है। टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम क्या करा? फिनिश करा। तो फिनिश की विशेषता ऑन टाइम ने बताई है, एडवर्बियल फ्रेज है, सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उसने क्या ले लिया? एडवर्ब ले लिया। तो ऑन टाइम एडवर्बियल फ्रेज है, किसके लिए आया है? ऑन टाइम आया है, किसके लिए? टू फिनिश के लिए। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, टू वेक अप अर्ली एवरी डे रिक्वायर्स डिसिप्लिन। रिक्वायर्स आपकी वर्ब हो गई, SEIS लग रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई आपकी। रिक्वायर्स व्हाट, क्या चाहिए होता है? डिसिप्लिन चाहिए होता है। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। बोले सर ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? टू वेक अप, है ना? ये हमारा क्या हो गया? बोले सर सब्जेक्ट हो गया। आपको भी वैसे तो तुम एडवर्ब में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तुम सोचो टू वेक अप, ठीक है, हालांकि वेक के साथ आप लगाते तो पूरा मीनिंग रखता है, तो टू वेक अप को ही पूरा सब्जेक्ट मानो। टू वेक अप व्हेन, बोले सर अर्ली, व्हेन का रिप्लाई है क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। कब? एवरीडे। एवरीडे भी क्या है? एडवर्ब ऑफ एवरीडे, तो हालांकि फ्रीक्वेंसी बनेगा। एवरीडे भी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टू वेक अप, बोले सर जागना। कब जागना? बोले सर अर्ली, जल्दी जागना। अब देखो तुम्हें देखने में थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो रही हो कि मैंने घुसड़ मुसड़ बहुत कर दी है, लेकिन मेरी बात सुनो। लिखना तो तुम्हें PDF मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे, सुनना जरूरी है, क्योंकि मैंने 5 सेंटेंसेस में इतना बता दिया, इतना बता दिया, इसकी कोई हद नहीं। अब ये बात तुम्हारे अंदर है कि तुम इसको कितना दिमाग में समा पाओगे।
समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग आपकी है, मेरा काम तो है समझाना, मैं तो उसको और भी खोल के बांध दूंगा, मैं इन बातों में और 50 बात निकाल के तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जरूरी है बता रहा हूं। और आपको लगता है जरूरी है, एक बार पढ़ लोगे ना भाई, अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी, कहीं मार नहीं खाओगे। चलो खैर, तारीफ बात की बात है, ये तुम्हारी भी जरूरी है कि तुम समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, पता चला मैं तो समझा रहा हूँ तुम्हें, बोले सर पता नहीं क्या बता दे, बड़ा मुश्किल पढ़ाने लग गए। बोले जी टेट में तो बहुत आसान पढ़ाया था, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। आ जाओ, या और भी एग्जाम्स हैं, बोले यूट्यूब पे तो बहुत आसान पढ़ाते हैं साहब, पता नहीं क्या हुआ इन अचानक से मुश्किल पढ़ाने लग गए। मुश्किल इसलिए पढ़ाने लग गए हैं क्योंकि थ्योरी क्लास है, और थ्योरी में जरूरी होता है अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना होता। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ग्रामर रूल्स क्लियरली टेक्स प्रैक्टिस। क्या बोले, क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस चाहिए होती है अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रामर रूल्स को। टेक्स क्या है? वर्ब है। प्रैक्टिस उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लगता है? बोले सर प्रैक्टिस लगती है। व्हाट का रिप्लाई है तो क्या बन गया? बोले सर ऑब्जेक्ट बन गया। बहुत बढ़िया। टेक्स आपकी वर्ब हो गई। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। ऐसी आई एस लगा है अगर वर्ब के साथ तो फाइनाइट वर्ब ही है। टेक्स का सब्जेक्ट क्या है ना? प्रैक्टिस किस में लगती है? अंडरस्टैंड करने में, ग्रामर रूल्स में, क्लियरली में। अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए क्या लगती है? प्रैक्टिस लगती है। तो अंडरस्टैंड के लिए क्या आ गया? बोले सर अंडरस्टैंड ये हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझना है? ग्रामर रूल्स। तो अगर ग्रामर रूल्स व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में। अंडरस्टैंड व्हाट, ग्रामर रूल्स, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको एससी लिख सकता हूं। एससी मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हालांकि मैं आपसे कहूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अलावा तुमसे पूछ ले क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है वैसे कायदे से। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? अंडरस्टैंड का। अंडरस्टैंड वर्ब भी तो है। टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझना है? ग्रामर रूल्स। तो अंडरस्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ग्रामर रूल्स। ठीक है, और ग्रामर रूल्स जो है ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंड वर्ब का। हालांकि अगर आप इसको सब्जेक्ट की नजर से देखो, टू अंडरस्टैंड को, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ऑन टाइम को भी सब्जेक्ट क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन आप अगर इसको वर्ब की नजर से देखते हैं तो यहां टू अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रामर रूल्स है। दूसरी बात, क्लियरली। क्लियर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में तुमने एल वाई लगा रखा है, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या हो गया? बोले सर एडवर्ब हो गया। बोले सर ये एडवर्ब किसके लिए आया? क्लियरली किसके लिए आया? एडवर्ब किसके लिए आया? टू अंडरस्टैंड क्लियरली, समझने के लिए स्पष्ट तरीके से। क्लियरली मतलब एकदम साफ साफ बढ़िया से। तो अंडरस्टैंड वर्ब है, इस वर्ब के लिए क्या आया है? एडवर्ब आया है। कायदे से सब्जेक्ट के लिए क्या आया है? एडवर्ब आया है। और मैं आपसे पूछूं कंप्लीटली, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सारे शब्द हैं ये क्या हैं, तो आप इसको एक सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो पूरा का पूरा क्या है? टू अंडरस्टैंड के बाद की सारी जानकारी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और डिटेल में जानूं तो ग्रामर रूल्स अंडरस्टैंड का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और डिटेल में जानूं तो क्लियरली एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब किसके लिए आया? टू अंडरस्टैंड के लिए आया। सीधी सी बात है। सब्जेक्ट के लिए एडवर्ब कैसे आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट किससे बना है? वर्ब से, और वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। ठीक है, अब मुझे लगता है बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है। स्विमिंग पे बात आ गई है क्या? अच्छा 6 नंबर हो गया है, चलो साहब 6 के बाद डाल देता हूं मैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। बताओ भाई। देखो भाई, थोड़ी सी बात ध्यान से सुन लो। अभी फिलहाल में मैंने बहुत डिटेल दे दी है, आगे डिटेल थोड़ी सी कम करता हूँ क्योंकि पता चला लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूँ स्विमिंग इज फन। एक तो मैं पेन उल्टा करता हूँ यार, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये। आ जाओ। ये हो गई आपकी वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब जो है क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। इसको फाइनाइट वर्ब के रूप में रखते हैं। वर्ब से पहले रखा है तो सब्जेक्ट हो गया। अगर वर्ब की एनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी है तो क्या बनेगी? वो होगी जीरेंट बनी होगी। क्या बनी होगी? जीरेंट बनी होगी। स्विमिंग इज फन। इज एम आर वाज वर्ब के बाद जो शब्द लिखा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात ध्यान रखना। बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और एडजेक्टिव आ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं फिलहाल की सिचुएशन में क्या है? स्विमिंग क्या है? फन है। स्विमिंग की विशेषता बता रहे हो, जो फन है। तो फन क्या होगा? एडजेक्टिव बनेगा ना। स्विमिंग की क्वालिटी बता रहा है, स्विमिंग कैसा है? बोले सर फन है। हालांकि फनी जो है एडजेक्टिव बनना चाहिए, फन तो नाउन बनना चाहिए कायदे से, है ना। स्विमिंग इज फन, तो फन को स्विमिंग के बराबर मान ले, इसको नाउन ही लेके चलो। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। रीडिंग से क्या होता है? बोले सर नॉलेज इंप्रूव होती है। इंप्रूव्स आपकी क्या है? वर्ब है। इंप्रूव्स व्हाट, क्या इंप्रूव होता है? व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब से पहले लिखा है वर्ब की एनजी फॉर्म, तो क्या बनेगी? बोले सर सब्जेक्ट बनेगी। ठीक है। प्लेइंग कीप्स चिल्ड्रन एक्टिव। कीप्स क्या है? बोले सर वर्ब है। किसको? क्या करने से? खेलने से।
कीप्स हुम किसको रखते हैं, बोले सर बच्चों को हुम का रिप्लाई, व्हाट और हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और बच्चों को क्या रखते हैं, बोले सर एक्टिव रखते हैं, तो चिल्ड्रन को एक्टिव रखते हैं, तो बच्चों के बारे में जानकारी है एक्टिव, अगर बच्चों के बारे में जानकारी है, बच्चे क्या है ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव क्या हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया साहब। नेक्स्ट देखो, राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज, ठीक है, हेल्प्स क्या है, बोले सर वर्ब है, वर्ब से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है, मतलब सब्जेक्ट बनी होगी, सब्जेक्ट बनी होगी मतलब क्या बनी होगी, जीरंड बनी होगी। ये बात तो समझनी पड़ेगी ना, कोई चीज अगर किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट कह रहे हो मतलब वो जीरंड ही है, इसके आगे समझने की जरूरत है ही नहीं। राइटिंग हेल्प्स, राइटिंग क्या करती है, मदद करती है, क्या करने में, आइडियाज में मदद करती है राइटिंग। ये हेल्प्स आइडियाज के लिए आया एक्सप्रेस के लिए आया, तुम खुद बताओ। राइटिंग आइडियाज में मदद करती है, राइटिंग एक्सप्रेस करने में मदद करती है, बोले सर एक्सप्रेस करने में मदद करती है। तो राइटिंग हेल्प्स व्हाट, बोले सर एक्सप्रेस करने में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। हालांकि हेल्प, हाँ हालांकि हेल्प के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज, ठीक है। डांसिंग इज अ ग्रेट फॉर्म एक्सरसाइज, ठीक है। इज हमारा वॉज वर अकेला है तो वर्ब है, वर्ब से पहले आईएनजी फॉर्म रखी है तो क्या है सब्जेक्ट है। डांसिंग इज व्हाट, ग्रेट फॉर्म, तो ये जो ग्रेट फॉर्म है इस डांसिंग के लिए आया है, डांसिंग को फॉर्म कहा गया, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई तो बोले सर क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ ये नाउन भी है, मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नाउन है, बोले सर नाउन है, बहुत बढ़िया। डांसिंग इज अ ग्रेट फॉर्म, ऑफ हो गई प्रपोजिशन और एक्सरसाइज हो गई उसका क्या ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के साथ क्या आ गया उसका ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, स्विमिंग इन कोल्ड वाटर इज रिस्की, स्विमिंग जो है कोल्ड वाटर में रिस्की है। इज एम आर वॉज वर अकेला आया वर्ब है, इज एम आर वॉज वर के बाद जो है रिस्की लिखा है, बोले सर देखेंगे बाद में क्या है, लेकिन इज एम आर वॉज वर से पहले ये हो गया इन प्रपोजिशन और द कोल्ड वाटर हो गया उसका ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछूं स्विमिंग क्या है, बोले सर अकेला रखा है सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले रखा है तो वर्ब से पहले बोले सर कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो स्विमिंग सब्जेक्ट है, इसका मतलब जीरंड के रूप में काम कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इन कोल्ड वाटर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और ये किसके लिए आया है, स्विमिंग के लिए आया है। अरे स्विमिंग की तो जानकारी दे रहे हो, स्विमिंग करना कहाँ, ठंडे पानी में क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो स्विमिंग इन कोल्ड वाटर इज रिस्की, तो इन कोल्ड वाटर जो है रिस्की है स्विमिंग, तो स्विमिंग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के लिए आया, इसका मतलब ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बोले सर इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं आपसे कहूं रिस्की क्या है, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, देखो इजमार वॉजवर से पहले जो सब्जेक्ट रखा होता है उसके बाद में जानकारी रखी होती है उसके सब्जेक्ट की। स्विमिंग इज रिस्की, स्विमिंग क्या है रिस्की है, स्विमिंग क्या है रिस्की है तो स्विमिंग इज रिस्की, मैं आपसे कहूं तो रिस्की जो है वो क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि इन कोल्ड कोल्ड वाटर में रिस्की है, कोल्ड वाटर में स्विमिंग, कोल्ड वाटर में स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए ही इन जो है कोल्ड वाटर आया, तो उसको भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही मान के चलो। इज एम आर जो है वर्ब है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आ जाओ जरा, और तो क्या ही जानोगे। कितने हो गए हैं साहब, 12 हो गए हैं, मैं नंबर डालता हूं तुम पहचानना शुरू करो। 13, आ जाओ जरा। रीडिंग बुक्स रेगुलरली बिल्ड्स वोकेबलरी, लगातार जो है पढ़ने से क्या होता है वोकेबलरी बिल्ड होती है। अब थोड़े क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा आ गया, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल प्लस होता जा रहा है, ठीक है। आ जाओ, बिल्ड्स वोकेबलरी, बिल्ड्स क्या है वर्ब है, बिल्ड्स व्हाट क्या बनता है, बोले सर वोकेबलरी अच्छी होती है, तो वर्ब व्हाट का रिप्लाई कर रहा है ना, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है मतलब क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। समस्या ये है कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ठीक है। देखो एक तो बुक्स नाउन है और एक रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी क्या बन सकती है, नाउन बन सकती है। अब दो समस्याएं हैं, मैं आपसे पूछूं यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 13 नंबर तुम्हारे पेपर में, तुमसे पूछ ले कि रीडिंग बता दे बेटे क्या है, तुरंत मिनट से पहले कि रीडिंग बताओ क्या है, तो रीडिंग अगर तुम इस बुक्स को नाउन मान लो तो ये नाउन के लिए क्या हो गया, नाउन से जस्ट पहले रखा है एडजेक्टिव हो गया। अगर तुम इस रीडिंग को सब्जेक्ट मान लो इस वर्ब का, तो ये जीरेंड हो गया, तो ये नाउन है, ठीक है। बुक्स को नाउन माना तो रीडिंग एडजेक्टिव, अगर रीडिंग को सब्जेक्ट माना तो रीडिंग नाउन। अब समस्या ये है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन भी बनती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी बनती है। अगर इसको नाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में लोगे इसको जीरेंड कहेंगे, अगर बुक से पहले रखे एडजेक्टिव के रूप में कहोगे तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। समस्या तुम्हारी है कि तुम इसको कैसे पहचानो।
समझ रहे हो? समस्या किसकी है? समस्या तुम्हारी है कि तुम इस बात को कैसे पहचानो। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स रेगुलरली बिल्ड्स वोकेबलरी। जब भी ऐसे कंफ्यूजन में फंस जाओ तो वर्ब से पूछो कि तेरा सब्जेक्ट है कौन। वर्ब तुम्हें खुद बताएगी, है ना, वर्ब तुम्हें खुद बताएगी कि सब्जेक्ट कौन है। बिल्ड्स वोकेबलरी, वोकेबलरी बिल्ड होती है, वोकेबलरी बिल्ड होती है किससे? रेगुलरली से, किताबों से, या रीडिंग से? बताओ जरा, वोकेबलरी किससे बिल्ड होती है? वोकेबलरी किससे बिल्ड होती है साहब? रीडिंग से, पढ़ने से वोकेबलरी बिल्ड होती है, आप ये कहना चाह रहे होंगे। रीडिंग बुक्स रेगुलरली बिल्ड्स वोकेबलरी, वोकेबलरी बिल्ड होती है किससे? किताबों से। कहना भी ठीक है, लेकिन किताबों से बेहतर है कि वोकेबलरी बिल्ड होती है किससे? पढ़ने से। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा वोकेबलरी तुम्हारी अच्छी होगी। हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की अच्छी होगी, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की अच्छी होगी, वही चीज है। तो पढ़ने से वोकेबलरी अच्छी होती है, ठीक है, नहीं, पढ़ने से वोकेबलरी अच्छी होती है। तो मैं आपसे कहूं, आपकी जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग है। अगर यहां रीडिंग सब्जेक्ट है तो इस रीडिंग को क्या कहेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ? इस रीडिंग को सब्जेक्ट के साथ साथ क्या कहेंगे? बोले सर जीरन कहेंगे, ध्यान रखना, क्या कहेंगे? जीरन कहेंगे। अब तुम समझ लेना, थोड़ा सा घुचमुच हो गया है लिखा हुआ, ठीक है। तो रीडिंग बुक्स रेगुलरली बिल्ड्स वोकैबुलरी। अब बाकी मैं तुमसे कहूं बुक्स क्या है, रेगुलरली क्या है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बुक्स रेगुलरली सब्जेक्ट के बारे में आया है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोले सर अब कैसे? बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा और भी क्या है। रीडिंग बुक्स रेगुलरली, रीडिंग व्हाट? बोले सर बुक्स। तो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? सब्जेक्ट का रिप्लाई कर रहा है, रीडिंग के साथ आया। रीडिंग व्हाट? क्या पढ़ना? किताबें पढ़ना। तो इस जीरंड का ऑब्जेक्ट हो गया बुक्स। जीरंड का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया बुक्स। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया बुक्स। बोले सब्जेक्ट के साथ क्या है? तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। रेगुलरली, लगातार क्या करना है? पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। तो रेगुलरली जो है किसके लिए आया? रीडिंग के लिए आया। तो रेगुलरली एडवर्ब है। सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। सब्जेक्ट के लिए एडवर्ब इसलिए आ गया बच्चे, क्योंकि जो रीडिंग है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। सब्जेक्ट किससे बना? वर्ब से। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, इसलिए रेगुलरली एडवर्ब के रूप में आ गया। बाकी इतना डेप्थ में तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा बुक्स रेगुलरली क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तुमसे पूछेगा रीडिंग क्या है? बोले सर सब्जेक्ट है। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट आओ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस हो गया वर्ब। वर्ब से पहले अकेला रखा है तो सब्जेक्ट है, मतलब जीरंड है। वर्ब से पहले अकेला रखा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जीरंड है, ठीक है। इंजूरियस क्या है? जिस शब्द क्लास में ओयूएस लगा होता है, एडजेक्टिव होता है। ये स्मोकिंग के बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना। टू प्रपोजिशन, हेल्थ उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी टू हेल्थ क्या है? इंजूरियस, हानिकारक है, किसके लिए? हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो एडजेक्टिव के लिए आया तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, आई सॉ अ डांसिंग पीकॉक, ठीक है। आई सॉ अ डांसिंग पीकॉक। सॉ जो है वर्ब है, वर्ब से पहले आई रखा है, सब्जेक्ट हो गया। आई सॉ व्हाट? आई सॉ डांसिंग है, आई सॉ पीकॉक। बोले सर आई सॉ पीकॉक, तो सॉ का ऑब्जेक्ट कौन है? पीकॉक है। पीकॉक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? नाउन या प्रोनाउन है। और नाउन से पहले कोई आईएनजी रखी है तो वह एडजेक्टिव नहीं होगी, सोच के देखो। आई सॉ पीकॉक, कैसा पीकॉक? बोले सर डांसिंग पीकॉक। तो ऑब्जेक्ट जो है, पीकॉक जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन से पहले रखा है तो क्या होगा? यहां पर डांसिंग क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और डांसिंग अगर एडजेक्टिव हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर डांसिंग एडजेक्टिव हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि डांसिंग, यहां पर पहला एग्जांपल है जहां पर आपने एडजेक्टिव पकड़ा। डांसिंग क्या है यहां पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे हाँ या ना जल्दी बता दो। डांसिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आ गई, इससे पहले वर्ब की एनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आई थी। नेक्स्ट आओ, अ बर्निंग कैंडल स्टूड ऑन द टेबल। बताओ भाई, अ बर्निंग कैंडल स्टूड ऑन द टेबल, की टेबल पर क्या खड़ी है? एक बर्निंग कैंडल, एक कैंडल जो जल रही है वो उस टेबल पर रखी है, आप ये कह रहे हो। तो स्टूड आपकी वर्ब हो गई, है ना। कहाँ खड़ी है? बोले सर टेबल पर रखी है। तो ऑन हो गई प्रपोजिशन, द टेबल हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये प्लेस को बता रहा है, कहां पर? बोले सर टेबल पर। और अगर ये प्लेस को बता रहा है तो प्लेस को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो ऑन द टेबल क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऑन द टेबल फिलहाल क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्टूड जो है आपकी वर्ब है। स्टूड मतलब खड़ी है, कहां खड़ी है? टेबल पर पड़ी है, खड़ी है, मतलब रखी है, जो आप कहना चाह रहे हो मोमबत्ती को, कैंडल की आप बात कर रहे हो। तो वर्ब के लिए क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूं स्टूड के लिए बर्निंग है या कैंडल सब्जेक्ट है, अब ये तुम्हारी समस्या है। तो पता है क्या, ऐसा भी तो हो सकता है, तुम ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि बर्निंग नाउन हो और कैंडल उसका, या बर्निंग सब्जेक्ट हो और ये उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। नहीं पॉसिबल, सोच के देखो। बर्निंग सब्जेक्ट हो सकता है, कैंडल उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैंडल नाउन हो और बर्निंग उसका एडजेक्टिव हो।
यही तो समस्या है, यही तो सीखना है। और सीखना क्या है कि आपको पता चले कि कौन सा शब्द किसके लिए आया है, कब वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है, इतना इतना आसान चीज नहीं है, धीरे धीरे ही पल्ले पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं ये 15 शीट का है। मैंने मतलब मेरे पास कम से कम ऐसा मानो 40 शीट का था जो बेसिक था, मैंने 40 को काट के 15 करी है। जेन्युइन बता रहा हूँ, विश्वास मानोगे नहीं तुम। हालांकि मेरे पास 40 शीट थी, मैंने 40 काट के 15 करी है बिकॉज ऑफ यू। कि भाई तुम्हारे पल्ले पड़े हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सिर से ऊपर गेंद जा रही है और तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ी ही नहीं जा रही। अगर ये भी नहीं पकड़ी जा रही तो दिक्कत है। इतना तो जानना पड़ेगा, अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, स्टेनो के लिए पढ़ रहे हो, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, तुम किसी टीचिंग एग्जाम्स के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, तुम सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तुम पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड, समझे, टी ट्रिपल एस बी का तुम्हारा कोई एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी का कोई एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ये बेसिक चीजें कहीं भी पूछ सकता है। तुम सोच के देखो, बर्निंग कैंडल स्टूड ऑन द टेबल इतना छोटा सेंटेंस है, तुमसे पूछ लेगा बर्निंग बता दे क्या है, तुम सोचोगे यार ये तो पता नहीं क्या बता दिया, बर्निंग क्या है, तो मुश्किल हो गई बात, उल्टा सीधा लगा क्या हुई तुक्का। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है साहब। देखो जरा, स्टूड ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, टेबल पर बर्निंग है, टेबल पर कैंडल है। स्टूड का मतलब तो समझ रहे हो ना, स्टूड का मतलब टेबल पर रखी है, टेबल पर खड़ी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं स्टूड क्या है, स्टूड बर्निंग है, स्टूड कैंडल है, बोले सर स्टूड कैंडल है। सोच के देखो, टेबल पर जो कोई चीज रखी है, टेबल पर बर्निंग रखा है, टेबल पर कैंडल रखी है, बोले सर टेबल पर कैंडल रखी है। अगर तुम बात समझे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि स्टूड किसके लिए आया, कैंडल के लिए आया। अगर स्टूड कैंडल के लिए आया तो तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई शब्द कैंडल के लिए आ गया, मतलब वव वॉट का रिप्लाई है ना। स्टूड जो है रखी है कहां, रखा क्या है, बोले सर कैंडल रखी है। क्या रखा है, बर्निंग रखा है, कैंडल रखा है, बोले सर कैंडल रखा है। इसका मतलब वही है। तो कैंडल अगर रखा है तो फिर सब्जेक्ट कौन बनेगा, बोले सर कैंडल बनेगा। ठीक है, कैंडल सब्जेक्ट हो गया। अगर कैंडल सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट से पहले, अगर कैंडल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट से पहले जो रखा होगा वो क्या होगा, बोले सर एडजेक्टिव होगा। तो आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं बर्निंग को। अगर बर्निंग एडजेक्टिव बना गाइस, तो ये बताओ इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे कि नहीं। मैंने प्रेजेंट पार्ट लिख दिया, प्रेजेंट पार्ट मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब बर्निंग कैंडल स्टूड ऑन द टेबल, ठीक है। शी सेट बिसाइड अ फ्लोइंग रिवर, सेट हो गई वर्ब, वर्ब से पहले सी आ गया सब्जेक्ट, बिसाइड होती है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अ फ्लोइंग रिवर। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बोले सर ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी ऑब्जेक्ट में रिवर क्या है, नाउन है। और कैसी रिवर, बोले सर बहती हुई। नाउन से पहले रखा है आईएनजी फॉर्म, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये एडजेक्टिव हो गया मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये एडजेक्टिव हो गया मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जितने भी एडजेक्टिव आईएनजी वाले बने मैंने ब्लैक से कर दिए, ठीक है। आ जाओ, अ फॉलन ट्री ब्लॉक्ड द रोड। अ फॉलन ट्री, एक ऐसा ट्री जो जो है गिर गया था, ब्लॉक द रोड, उसने रोड को ब्लॉक कर दिया। एक पेड़ जो गिरा हुआ है उसने ब्लॉक को रोड कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक्ड वर्ब है। ब्लॉक्ड व्हाट, क्या ब्लॉक कर दिया, बोले सर रोड। व्हाट का रिप्लाई है, मतलब द रोड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया साहब, द रोड ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक्ड आपकी वर्ब है। किसने ब्लॉक करा, ट्री ने। तो वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट, बोले सर सब्जेक्ट हो गया ट्री। अब तुम सोचो ना, तुम्हें ये पता करना है कि फॉलन सब्जेक्ट है या ब्लॉक्ड सब्जेक्ट है। तो पहली बात तो फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फॉलन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बड़ी रोचक बात है ये, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो एडजेक्टिव बनती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ना, अभी बता के आया हूं। या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब बनती है, जो हैज हैव हैड के साथ आती है, पैसिव वॉइस में आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में नाउन बनने का गुण नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म को नाउन बना ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लॉक्ड के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, ब्लॉक्ड से पहले सब्जेक्ट रखा है, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होगा कि सब्जेक्ट कौन है, ट्री ही सब्जेक्ट है। क्योंकि फॉलन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट बनती नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो एडजेक्टिव बनती है या क्या बनती है, मेन वर्ब बनती है। सिंपल सी कहानी है। अगर बात समझ में आई हो तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और नाउन से पहले रखी है। इसका मतलब फॉलन क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। फॉलन क्या है यहाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में क्या है, फॉलन एडजेक्टिव है। अब फॉलन ट्री, और कैसा एडजेक्टिव है फॉलन, पास्ट पार्टिसिपल। कैसा है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ब्रोकन चेयर वॉज लाइंग आउटसाइड, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, लाइंग क्या है, मेन वर्ब। कहां पड़ी है, बोले सर बाहर पड़ी है। वेयर का रिप्लाई, लाइंग वेयर आउटसाइड, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आउटसाइड हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। साहब सब कुछ तो ठीक है। बोले सर आगे बचा ब्रोकन चेयर, बाहर पड़ी हुई है, ब्रोकन या बाहर पड़ी हुई है चेयर, बोले बाहर पड़ी हुई है चेयर। अगर चेयर पड़ी है तो चेयर हमारा नाउन हो गया या सब्जेक्ट हो गया, है ना। नाउन कह लूं या क्या कह लूं, बोले सर सब्जेक्ट कह लूं। नाउन कह लूं या क्या कह लूं, सब्जेक्ट कह लूं। नाउन या सब्जेक्ट, नाउन से पहले क्या आएगा, बोले सर एडजेक्टिव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बोले सर एडजेक्टिव बनेगी, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बनेगी? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? पास्ट पार्टिसिपल बनेगी। ये हो गई कहानी, बस और क्या। 19 हो गए। नेक्स्ट देखो 20, 21, 22। ठीक है। द टायर्ड वर्कर्स वेंट होम अर्ली। वेंट क्या है? बोले सर वर्ब है। वेंट कहाँ? वेंट होम, सॉरी वेंट वेयर, कहाँ चले गए? बोले सर वेयर मतलब कहाँ चले गए। वेयर का रिप्लाई होम है। कहाँ चले गए? घर चले गए। तो वेयर का रिप्लाई है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर क्या हो गया? होम क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब चले गए? बोले सर अर्ली चले गए। कब? बोले सर जल्दी चले गए। तो ये क्या हो गया? कब का रिप्लाई? एडवर्ब ऑफ टाइम। अरे हाँ है ना। अर्ली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कौन से वर्कर्स? टायर्ड वर्कर्स। वर्कर्स वर्ब से पहले रखा है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बोले सर एडजेक्टिव बनेगी। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अरे बात समझ में आ भी रही है? अब तो बहुत आसान चल रहा है। आईएनजी में कंफ्यूजन था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। आ जाओ। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क रवि वेंट टू प्ले। रवि खेलने चला गया अपना काम खत्म करने के बाद। जनरली हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, और इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। वैसे तो पता है क्या, यहाँ इसमें हम ये समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में कि बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस प्रकार का सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है अभी आपके कैलिबर से थोड़ी मुश्किल बात है। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ 2-4 क्वेश्चन लेके समझा दूंगा। आई डोंट थिंक सो अभी आवश्यकता है, इसलिए मैंने और कोई सेंटेंस डाला ही नहीं है। यहाँ मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है साहब। ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। बस इतनी ही बात समझने की है, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। कितने हो गए? 20, 19, 20, 21, 22। ठीक है साहब, आ जाओ जरा। अब मैं आपसे कहूं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन देख रहे हो ना? मैंने आपसे पहला क्वेश्चन लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क है, आपसे पूछा। ठीक है। आपसे पूछा प्रेजेंट पार्टिसिपल और आपसे पूछा पास्ट पार्टिसिपल। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको अब ये बात जानने की दिक्कत रह गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है। आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसी जो कि एडजेक्टिव बनती है। ठीक है साहब। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वो थर्ड फॉर्म जो किसके रूप में काम करती है? एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। मैंने अभी आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जहां मैंने आपको पहचानना सिखाया कि कब जो है अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो वो जीरंड कब बनेगी और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कब बनेगी। मैंने आपको ये समझाया कि थर्ड फॉर्म की बात करके क्या मैं उल्टा बोल गया गाइस, मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं रखी है, तो मैंने आपको सिखाया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है जब वो नाउन के साथ रखी होती है, नाउन के पहले रखी होती है। और मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको सिखाई कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जीरंड मतलब सब्जेक्ट का काम करती है या फिर एडजेक्टिव का भी काम कर लेती है कई बार। तो मैंने आपको इन दोनों में डिफरेंस सिखाया, सीखना पहचानना कि कब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट मानेंगे, कब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे। हमने केवल पहचानना सीखा। लेकिन अभी मेरा आपके सामने सवाल है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक नाउन रखा है ना? मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक नाउन रखा है, जैसे मैंने कहा कंफ्यूज्ड या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नाउन है, बोले सर नाउन है। नाउन से पहले बोले सर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एडजेक्टिव वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। दोनों ही एडजेक्टिव है ना? दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है? सवाल यह है कि सही कौन सा है, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब जैसे कुछ बच्चे होंगे जो लगा पा रहे होंगे, फिर मैं आपसे पूछता हूं कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग पीपल। ये नाउन हो गया। इस नाउन से पहले मैंने आपसे कहा कि एडजेक्टिव रखा है, कौन सा सही होगा? सोच के बताओ। चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूं। मैं आपसे कहूं कंफ्यूज या कंफ्यूजिंग पीपल, कंफ्यूज पीपल या कंफ्यूजिंग पीपल, दोनों में से कौन सा ठीक है?
अगर मैं पीपल से पहले लगाऊं, अगर मैं क्वेश्चन से पहले लगाऊं तो कौन सा ठीक है। अब सवाल आ गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के रूप में कब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कब एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी आपको पता करना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, तो सीधी सीधी बात है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है एक्टिव मीनिंग है, कैसा मीनिंग है, एक्टिव मीनिंग है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो। अगर आपको लगता है जो आप सेंटेंस में कैरी करना चाह रहे हो वो मीनिंग पैसिव है, कैसा मीनिंग है, पैसिव मीनिंग है, तब आप किसका यूज कर लो, बोले सर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लो। बोले सर ये क्या बता दिया अचानक से, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एक्टिव मीनिंग कह दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव मीनिंग कह दिया। फिलहाल लेकिन ध्यान रखना, ये एक्टिव मीनिंग पैसिव मीनिंग में केवल तब बात कर रहा हूं जब हम किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की। कहने का मतलब है जब जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही होगी, जब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन रही होंगी और आपसे पूछा गया या आपसे आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है, कंफ्यूज क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मीनिंग पता करना है, एक्टिव मीनिंग है पैसिव मीनिंग है। बोले सर एक्टिव और पैसिव मीनिंग क्या होता है। एक्टिव मीनिंग वो होता है जब जो सब्जेक्ट होता है वही वो एक्शन करता है। जैसे मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, तो सब्जेक्ट में कौन है, आई है, और आई ने क्या काम करा, पढ़ाने का काम करा, तो टीच का डूअर कौन है, आई है। ये एक्टिव मीनिंग हो गया। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाने का डूअर नहीं है। कैसा मीनिंग हो गया, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाय मी, मेरे द्वारा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है और टॉट वर्ब है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने का काम कर सकती है नहीं, इस मीनिंग को पैसिव मीनिंग कहेंगे। आई टीच इंग्लिश में, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, ये एक्टिव मीनिंग है, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, बात को समझो। अब मैंने कहा कंफ्यूज या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है साहब, नाउन है। अब एक बात बताओ, कंफ्यूज या कंफ्यूजिंग भी तो वर्ब ही है, कंफ्यूज या कंफ्यूजिंग भी क्या है, वर्ब ही है, भले से एडजेक्टिव के रूप में है तो वर्ब ही। वर्ब में कोई ना कोई एक्शन होता होगा, कोई ना कोई करने वाला होता होगा। जैसे मैंने आपको सिखाया कि इन्फिनेटिव में कोई ना कोई डूअर होता है, जैसे मैंने टू मीट वाला एग्जांपल दिया, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का कोई ना कोई डूअर होगा। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब ही, और वर्ब का कोई ना कोई डूअर होता है। तो मैं आपसे कहूं कि कंफ्यूज, जो कंफ्यूज शब्द है इसका डूअर कौन है, कंफ्यूज करने का डूअर कौन है, कंफ्यूज किसने करा होगा बोले सर क्वेश्चन ने, तुम पेपर में गए, तुम्हारे सामने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तुम कंफ्यूज हो गए, तो तुम्हें कंफ्यूज किसने करा, क्वेश्चन ने। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इस कंफ्यूज करने का डूअर है, सोच के बताओ, कंफ्यूज करने वाला कौन है, क्वेश्चन है। ये मतलब ये है कि ये जो शब्द लिखा है इसका डूअर कौन है, यही है। कंफ्यूज करने का डूअर कौन है, यही है। अगर डूअर यही नाउन है जो साथ में रखा है, मतलब एक्टिव मीनिंग है, और एक्टिव मीनिंग है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म सही होगी, आईएनजी फॉर्म सही होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गलत होगी। कंफ्यूज्ड क्वेश्चन नहीं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि कंफ्यूज करने का डूअर कौन ही था, बोले सर क्वेश्चन ही था। कंफ्यूज किसने किया, बोले सर क्वेश्चन ने किया। कंफ्यूज का डूअर कौन है, क्वेश्चन है। अगर इसका डूअर साथ में ही रखा है तो पैसिव मीनिंग की जरूरत क्या है, साथ में ही रखा है तो एक्टिव मीनिंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब जरा देखना, मैं आपसे कहूं कंफ्यूजिंग पीपल या कंफ्यूज पीपल, क्वेश्चन के मामले में कंफ्यूजिंग ही सही है, कंफ्यूज गलत हो जाएगा, कंफ्यूज्ड गलत हो जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं दोनों का मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहता हूं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसने क्या किया, जिसने कंफ्यूज किया। कंफ्यूज क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। कंफ्यूज क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जो खुद क्या हो गया, बोले सर कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज क्वेश्चन हो सकता है, तुम पेपर में गए, तुमने कहा बोले हाँ तू क्या मुझे कंफ्यूज करेगा, मैं तुझे कंफ्यूज करता हूं, तुमने क्वेश्चन को ही कंफ्यूज कर दिया। पॉसिबल है, मीनिंगफुल है ये बात कि तुमने क्वेश्चन को ही कंफ्यूज कर दिया, तुमने जाके गोली मार दी क्वेश्चन को, बोले सुन इधर आ मैं मारता हूं गोली तुझे। सही है ये बात, क्वेश्चन को तुम कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन को कंफ्यूज करना पॉसिबल नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है ना, क्वेश्चन को कैसे कंफ्यूज कर दोगे। क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, तो क्वेश्चन हो गया डूअर, क्या करने का, कंफ्यूज करने का। एक्टिव मीनिंग है, वर्ब की कौन सी फॉर्म सही है, आईएनजी फॉर्म, वो गलत है। दूसरी बात, कंफ्यूज है कंफ्यूजिंग पीपल, पीपल के मामले में दोनों ही बातें क्या है, सही है। पेन मैंने जेब में रख लिया था क्या, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, कंफ्यूज पीपल भी सही है। पीपल के मामले में दोनों सही है, क्यों, देखो लोग बाग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग पीपल वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग पीपल मतलब वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग पीपल वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग, जो डूअर हैं कंफ्यूज करने के। पीपल ने क्या किया, कंफ्यूज किया, है ना, पीपल ने क्या किया, कंफ्यूज किया। कंफ्यूजिंग पीपल, तुम गए रास्ते में कहीं जा रहे थे, तुमने बाइक रोकी गांव में कहीं, दो लोग बैठे थे, ठीक है, तुमने उनसे रास्ता पूछा
कि यार मुझे रास्ता बताओ, तो उन्होंने तुम्हें बता दिया रास्ता। तुम्हें पता गांव में कैसे रास्ता बताते हैं? अरे हम बताते हैं तुझे, हाँ ठीक है। तो उन्होंने तुम्हें रास्ता बताया और ऐसा रास्ता बता दिया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया मामला। तो उन लोगों ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। वो लोग बाग डूअर थे कंफ्यूज करने के, तो तुम उनको कहोगे दे वर कंफ्यूजिंग पीपल, है ना। वो तुम्हें क्या कर रहे थे? कंफ्यूज कर रहे थे। वो तुम्हें क्या कर रहे थे? कंफ्यूज कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें रास्ता बताया, लेकिन ऐसा रास्ता बता दिया कि तुम कभी नहीं पहुंच पाए। तो कंफ्यूजिंग पीपल थे वो, उन लोगों ने कंफ्यूज करने का काम किया, तो उसको कहेंगे कंफ्यूजिंग पीपल। लेकिन तुम गए रास्ते में, तुम्हें मिला कोई भैया बढ़िया आदमी, तुमने पूछा कि रास्ते में कि भाई साहब रास्ता बता दो, है ना। अब वो खुद सोच रहा है यार ये रास्ता था कहाँ, ये नाम तो मेरा लग रहा है सुना हुआ, गाँव तो मेरा सुना हुआ लग रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ रास्ता था इसका। अच्छा एक काम करो, यहाँ से यहाँ चले जाना, लेकिन नहीं सुनो लेफ्ट मत जाना, एक काम करना वहां से राइट हो जाना। इसका मतलब तो वो व्यक्ति खुद कंफ्यूज है, उसे रास्ता नहीं पता। वो केवल कोशिश कर रहा है कि हाँ लगभग लगभग यही रास्ता है ना। तो कंफ्यूज पीपल, वो लोग जो खुद ही कंफ्यूज हैं, है ना, कंफ्यूज पीपल, उसको कहेंगे कंफ्यूज पीपल। वो लोग जो खुद कंफ्यूज हैं या जिनको किसी और के द्वारा कंफ्यूज किया गया, है ना। वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, तुमने किसी को कंफ्यूज किया तो तुम कंफ्यूजिंग पीपल हो। तुम्हें किसी के द्वारा कंफ्यूज कर दिया गया, कंफ्यूज पीपल। तुमने कंफ्यूज करने का काम किया, कंफ्यूजिंग पीपल। तुम्हें किसी ने कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज पीपल। पीपल के साथ दोनों ही क्या है सही। बोले सर अब ये क्या समझा रहे हो, ये तो आपने दो चार बात लाइन उल्टी सीधी कर दी, सेंटेंस में क्या एग्जांपल है? सेंटेंस में ही बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना, कब क्या एक्टिव मीनिंग क्या पैसिव मीनिंग। अगर बात क्लियर है जरा देखना, इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इट इज अ वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन। मैं अभी बता के आया हूं, क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन हमेशा क्या होता है? डूअर होता है कंफ्यूज करने का। अगर क्वेश्चन हमेशा डूअर होता है, तो जब जब डूअर होता है तो एक्टिव मीनिंग रखते हैं। एक्टिव मीनिंग रखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सही होगी, और कंफ्यूज्ड क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, नहीं कंफ्यूज क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आ जाओ जरा। दे गॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दे गॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनको एक स्टोरी मिल गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टेड स्टोरी नाउन है, स्टोरी नाउन है। अब यहां इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब रखेंगे? बोले सर जब मीनिंग कैसा होगा? बोले सर जब मुझे लगेगा एक्टिव मीनिंग है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब रखेंगे? जब तुम्हें लगेगा कैसा मीनिंग है? पैसिव मीनिंग है। जरा मुझे बताओ, ये जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट जगाने वाली बात है। क्या इंटरेस्ट जगाने का काम स्टोरी कर सकती है? सोच के बताओ, क्या स्टोरी डूअर हो सकती है इंटरेस्ट जगाने का? दे गॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है, इंटरेस्ट का जो काम है वो कौन कर सकता है? स्टोरी कर सकता है। अरे स्टोरी ही तो इंटरेस्ट दिलाती है, अच्छी स्टोरी होगी तो तुम्हें इंटरेस्ट दिलाएगी। तो इंटरेस्ट दिलाने का काम स्टोरी कर सकती है? बोले सर कर सकती है। कहने का मतलब ये जो वर्ब रखी है इसका डूअर स्टोरी है? बिल्कुल है। अगर इस वर्ब का डूअर स्टोरी ही है, इस स्टोरी ने ही इंटरेस्ट जगाया है, इसका मतलब ये स्टोरी खुद से क्या हो गई? बोले सर डूअर हो गई। ये स्टोरी खुद से क्या हो गई? डूअर हो गई। इसी ने तो इंटरेस्ट दिलाया। अगर इसी ने इंटरेस्ट दिलाया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कैसा मीनिंग होगा? एक्टिव मीनिंग। पैसिव मीनिंग गलत हो जाएगा साहब। इंटरेस्टेड गलत है, और क्या सही है? इंटरेस्टिंग सही है। दे गॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उनको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें साहब। कंफ्यूज पीपल, कंफ्यूजिंग पीपल अभी समझा के आया हूं मैं, है ना। ठीक है, कंफ्यूज पीपल या फिर कंफ्यूजिंग पीपल, मैंने बताया दोनों ही सही है। ठीक है, कंफ्यूजिंग पीपल में पीपल ने क्या किया है? कंफ्यूज किया है। लोग बागों ने क्या किया है? कंफ्यूज किया है। कंफ्यूजिंग पीपल, इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया किसी को। तुमने रास्ता पूछा, उन्होंने गलत बता दिया, तो वो कंफ्यूजिंग पीपल थे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी और ने उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया, किसी और ने उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया, तो ये होगा कंफ्यूज पीपल। लोग खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है लोग कंफ्यूज कर दें, दोनों बातें ठीक है। क्वेश्चन के मामले में एक चीज ठीक नहीं थी तो वहां गलत हो गया। अब जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन और अमेज स्पाइडरमैन है, मूवी का नाम क्या है? थोड़ा बहुत अगर मार्वल्स जानते हो तो मूवी का नाम क्या है? अमेजिंग स्पाइडरमैन है, अमेज स्पाइडरमैन नहीं है। मूवी, अब जैसे मूवी रखने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसने नाम सोच समझ के रखा होगा, उसने नाम रखा अमेजिंग स्पाइडरमैन। उसने अमेज स्पाइडरमैन नहीं रखा, मूवी का नाम रखा गया अमेजिंग स्पाइडरमैन। रीजन क्या था? रीजन ये था कि स्पाइडरमैन जो है साहब, अब अमेजिंग मतलब है कि एक तरीके से किसी को चौंकाना। तो मैं तुमसे पूछूं, स्पाइडरमैन जो है क्या इस अमेज करने का डूअर है? जल्दी बताओ, क्या ऐसा है कि स्पाइडरमैन किसी को अमेज करेगा, किसी को चौंकाएगा? अब वो एकदम जाला मार रहा है, फेंक के उड़ के आ रहा है कहीं दायां बायां, किसी को बचा ले रहा है, किसी की गाड़ी रोक दे रहा है, कुछ कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। तो स्पाइडरमैन डूअर है किसी को चौंकाने का,
चौंकाने का काम किसने किया? स्पाइडरमैन ने। स्पाइडरमैन कौन है? डूअर है। स्पाइडरमैन ने ही तो क्या किया? अमेज किया। और अगर स्पाइडरमैन डूअर है इस अमेज करने का, इसका मतलब एक्टिव मीनिंग है। और एक्टिव मीनिंग है तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। अमेजिंग स्पाइडरमैन बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेजिंग का मतलब है उसने चौंकाने का काम किया। किसने? स्पाइडरमैन ने। लेकिन हो सकता है कोई मजबूत खिलाड़ी आ गया सामने, उसने स्पाइडरमैन को ही चौंका दिया, बोले इधर आ। ठीक है, अब उसने स्पाइडरमैन को ही चौंका दिया। अगर उसने स्पाइडरमैन को ही चौंका दिया तो उसको कहेंगे अमेज्ड स्पाइडरमैन। बात ये भी सही है, लेकिन मूवी में जो थीम है, मूवी में जो अगर मैं बात करूं, मूवी में स्पाइडरमैन हीरो होता है ना? क्या होता है? स्पाइडरमैन हीरो होता है एक तरीके से, कि भाई वो सबको चौंकाएगा, जो भी वो करेगा वो सब कुछ सही है। तो स्पाइडरमैन डूअर है चौंकाने का, इसलिए मूवी का नाम अमेजिंग स्पाइडरमैन रखा गया। अगर स्पाइडरमैन खूब पिट रहा होता, गुद्दी पकड़ी स्पाइडरमैन की, धूम धूम धूम, ठीक है, कोई भी स्पाइडरमैन को मार रहा होता, तो स्पाइडरमैन फिर अमेजिंग होता या अमेज्ड होता? तब वो अमेज्ड होता। क्यों? क्योंकि किसी और ने स्पाइडरमैन को चौंका दिया। अमेज स्पाइडरमैन का मतलब है कोई और व्यक्ति आया और उसने स्पाइडरमैन को चौंका दिया। तो बात ये है, ठीक है? नहीं, अमेज स्पाइडरमैन भी ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका निकलेगा कि किसी और के द्वारा स्पाइडरमैन को चौंका दिया गया। अमेजिंग स्पाइडरमैन निकलेगा स्पाइडरमैन ने चौंकाया। किसको? सबको, पब्लिक को, जिसको भी चौंकाया वो चीज अलग है। ठीक है, जीरेंड और पार्टिसिपल जो ठीक है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्लीपिंग चाइल्ड, स्लीपिंग पिल। ओह, इसको फिलहाल रहने दो, मुझे लगता नहीं तुम्हारे लिए आवश्यकता है। ठीक है, पेज ही हटा देता हूं मैं। हालांकि वो नाउन बनेगा, दो नाउन जो है, स्लीपिंग पिल में डूअर तो बनेगा नहीं वो। यही मैं तुम्हें थोड़ा समझाना चाह रहा था। जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यार ये बात मैं बता चुका हूं वैसे तो पिछले एग्जांपल्स में, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, जो किसका काम करती है? जीरेंड के रूप में आती है। और किसका काम करेगी? बोले सर, या तो सब्जेक्ट बनेगी या फिर क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट बनेगी। उसको क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म को? आईएनजी फॉर्म को, जो क्या बनती है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म होती है जो कि किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। बस इतनी सी कहानी है। बोले सर ये बात तो बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने हाथों हाथ ही एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे दो एग्जांपल्स और देख लो चाहो तो। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स और हैं। मैंने कहा आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक व्हाट? स्विमिंग। तो लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया, आई लाइक व्हाट? बोले सर स्विमिंग। कोई चीज ऑब्जेक्ट बनी है मतलब नाउन या प्रोनाउन होगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए मतलब वो क्या होगी? बोले सर जीरेंड होगी। तो मैं आपसे पूछूं स्विमिंग क्या है? जीरेंड है। बात बिल्कुल सही है। आई सॉ अ स्विमिंग पर्सन, मैंने देखा एक स्विमिंग पर्सन को। सो वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया। आई सॉ हूम, मैंने किसको देखा? एक पर्सन को देखा। तो इस सॉ का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? पूरा का पूरा स्विमिंग पर्सन। ये तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया साहब। दूसरी बात, पर्सन नाउन है और नाउन से पहले आईएनजी रखी है, तो नाउन से पहले आईएनजी रखी है मतलब एडजेक्टिव है ना? नाउन से पहले रखी है मतलब एडजेक्टिव है। तो मैं पूछूं यहां पर स्विमिंग क्या है? यहां पर स्विमिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, इतनी सी कहानी है कि यहां पर स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई लाइक ईटिंग स्वीट्स, तो मुझे पसंद है स्वीट्स खाना साहब, मान लेते हैं। लाइक हो गई वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट? स्वीट्स। कहने का तो पूरा ही है इसका ऑब्जेक्ट, स्वीट्स जो है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और नाउन, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन से पहले रखा है तो ईटिंग उसका क्या हो गया? बोले सर एडजेक्टिव हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां ईटिंग क्या काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही काम कर रहा है। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट कॉजेस कैंसर और स्मोकिंग चिमनीज वॉज एवर सीन देयर। बहुत बढ़िया। नंबर नहीं डले हैं तो 2 स्टार बना देते हैं। लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से सॉल्व करें। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझ पाए कि यहां पर जो स्मोकिंग और स्मोकिंग क्या है, बेड़ा पार है आपका, कोई समस्या की बात नहीं है। समझे? कोई समस्या नहीं है अगर आप ये समझ पाए कि स्मोकिंग यहाँ क्या है और स्मोकिंग यहाँ क्या है। स्मोकिंग सिगरेट कॉजेस कैंसर और स्मोकिंग चिमनीज वॉज एवर सीन दे। देखो, जो जीरंड होता है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। मैं आपसे कहूं कहीं जीरंड आया है तो जीरंड को सिंगुलर मानेंगे प्लूरल मानेंगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जीरंड को सिंगुलर माना जाएगा। कहीं भी जीरंड आया है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। अगर जीरंड के हिसाब से वर्ब लगानी है तो सिंगुलर लगेगी। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग आया है। अगर तुम इस स्विमिंग को सब्जेक्ट मानते हो तो स्विमिंग के हिसाब से वाज आएगा। ठीक है, सॉरी स्विमिंग कह रहा हूँ, स्मोकिंग, माफी चाहते हैं। स्मोकिंग के हिसाब से क्या आएगा? वॉज आएगा। पिछला सेंटेंस चल रहा था, पिछला पेज मेरे दिमाग में, स्लाइड स्विमिंग वाला। स्मोकिंग के हिसाब से वॉज आएगा। बाकी तुम्हारे दिमाग में चिमनीज है तो चिमनीज प्लूरल है, चिमनीज के हिसाब से वर आएगा। अब समस्या यह है कि तुम सोचो कि अगर तुम चिमनीज को सब्जेक्ट मानते हो तो वॉस का यूज करोगे, सॉरी वर का यूज करोगे। स्मोकिंग को सब्जेक्ट मानते हो तो किसका यूज करोगे? वॉस का यूज करोगे। बस इतनी समझ है। अब दूसरी बात, चिमनीज को सब्जेक्ट माना तो स्मोकिंग एडजेक्टिव है, स्मोकिंग को सब्जेक्ट माना तो चिमनीज उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये भी तो मैं समझा चुका हूं मैं बात। बाकी स्मोकिंग सिगरेट कॉजेस कैंसर, ये भी ठीक है। सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर होता है।
कॉजेज है वर्ब, SEIS लगा है। कॉजेज व्हाट, क्या होता है? बोले सर कैंसर होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया कैंसर, बहुत बढ़िया। मैं आप में पूछूं कैंसर किससे होता है? कॉजेज कैंसर, कैंसर किससे होता है? कैंसर सिगरेट से होता है, कैंसर स्मोकिंग से होता है। बताओ, कैंसर सिगरेट से, कैंसर स्मोकिंग से? यार सिगरेट से कैंसर नहीं होता है। सिगरेट का तो ऐसा है कि, ऐसा मान लो कि एक आदमी जो फैक्ट्री है, जिसकी फैक्ट्री है सिगरेट की, वो तो बेचारा हर हर दूसरे दिन गुजर जाता है, इतनी सिगरेट बना रहा है वो। तो सिगरेट से कैंसर नहीं होता है, स्मोकिंग से, स्मोकिंग करने से, सिगरेट को स्मोक करने से कैंसर होता है। तो कहने का मतलब है सिगरेट ही जो कॉज है, कॉजेस कैंसर। कैंसर जो है वो सिगरेट से नहीं होता, कैंसर किससे होता है? स्मोकिंग से। कहने का मतलब ये वर्ब जो है वो ये बता रही है कि सिगरेट उसका सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब बता रही है कि स्मोकिंग उसका सब्जेक्ट है। अगर स्मोकिंग उसका सब्जेक्ट है, इसका मतलब स्मोकिंग यहाँ पे जीरण का काम कर रहा है, हाँ या ना? अरे वर्ब की एंजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनती है तो जीरण होती है, बहुत बढ़िया। अब बोले फिर सिगरेट क्या है सर? सिगरेट उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लो या स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट कह लो, एक ही बात है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लो, सब्जेक्ट के बारे में आया है, या फिर स्मोकिंग व्हाट, बोले जी सिगरेट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ने स्मोकिंग, वर्ब की एंजी फॉर्म ने अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। तो स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट कह लो या फिर स्मोकिंग का कॉम्प्लीमेंट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट। स्मोकिंग चिमनीज वॉज एवर सीन देयर, वहां पर देखा गया। वहां पर क्या करा गया? वहां पर देखा गया। कैसी चिमनीज को? स्मोकिंग चिमनीज को, वो चिमनीज जिसमें धुआं निकल रहा था, ये कहा जा रहा है। वॉज एवर सीन देयर मतलब देखी गई। सीन आपकी वर्ब हो गई, कहां देखी गई? बोले सर वहां पे। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? प्लेस हो गया। देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। किसका रिप्लाई है? वेयर, कहां? वहां। दूसरी बात, ये आपकी वर्ब हो गई। चलो साहब ये तो मेन वर्ब हो गई, ये बात तो क्लियर है, वॉज एवर आया ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट किसको मान लूं? स्मोकिंग को मान लूं या क्या करूं? दो सिचुएशन है। चिमनीज को नाउन या सब्जेक्ट मानोगे तो स्मोकिंग को क्या मानना पड़ेगा? एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। अगर स्मोकिंग को सब्जेक्ट मानोगे तो चिमनीज को क्या मानना पड़ेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानना पड़ेगा। मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में दोनों एस्पेक्ट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। पता चला तुम इतना सोच नहीं पा रहे, इतना नहीं सोच पा रहे तो दिक्कत है, समझे? इतना तो कम से कम सोचना पड़ेगा। चलो खैर, अब मैं तुम्हें समझा लेता हूं। ये दोनों एस्पेक्ट अगर तुम्हारे दिमाग में घुसे तो मैं क्या कहना चाहता था। देखो, मैं ये कहना चाहता था कि वॉज सीन देयर, वहां पर देखा गया। वहां पर किसको देखा गया? वहां पर देखा गया, वॉज सीन देयर, किसको देखा गया? चिमनीज को देखा गया या स्मोकिंग को देखा गया? पहली बात तो स्मोकिंग को क्या ही देखा गया, चिमनीज देखी जा सकती है ना। स्मोकिंग तो वैसे भी जो है एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, इसको देखना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं स्मोक की बात करूं, धुएं की बात करूं, तो कई बार ऐसा होता नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि आसमान में धुआं है, स्मोक है, नहीं दिखेगा। चिमनी दिख सकती है, चिमनी से निकलता हुआ धुआं दिख सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहूं नॉर्मल तुम सड़क पे चल रहे हो, स्मोक है, भले से कम क्वांटिटी में नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब है जो देखने की क्रिया है, मैं तुमसे कहूं किसी चीज को देखा जा रहा है तो किसको देखा जा सकता है? चिमनीज को ही देखा जा सकता है। स्मोकिंग को देखने का एक्शन नहीं हो सकता कि स्मोकिंग देखी गई, नहीं, स्मोकिंग नहीं देखी, चिमनीज देखी। क्या देखी? चिमनीज देखी। तो चिमनीज वॉज एवर सीन देयर, चिमनीज को देखा गया। तो वॉज एवर सीन व्हाट, बोले सर चिमनीज। तो अब मैं तुमसे कहूं कि वॉज एवर के साथ चिमनीज अगर सब्जेक्ट है तो चिमनीज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर चिमनीज सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, तो स्मोकिंग किसका काम करेगा? बोले सर एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव करेगा मतलब क्या है? फिलहाल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एनजी फॉर्म, ये क्या हो गया? जीरेंड हो गया। इतनी ही बात केवल क्या थी? समझने की थी। इसके आगे कोई पेज नहीं है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टाइम से कर दिया करो, मुझे लगता है इसकी खास आवश्यकता है हमें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है आपने टॉपिक एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है आज के जो है एग्जाम के लिहाज से। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ पढ़ते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।